नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए एलपी सीबीटी 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट ही स्टार्ट किया है। इससे पीछे का मैं आपको रीज़न बतला दूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैंने आपको पूरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट करवा दिया है, लाइन्स चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं विथ पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। 17 से 18 लेक्चर आपको मिलेंगे केवल ये 2 चैप्टर में। बचा हुआ है केवल आपका प्रोजेक्शन एंड व्यू। तो अब दूसरी बात की ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और जो लाइन मैंने पढ़ाया है, अगर आपको वीडियो इस चैनल पे नहीं पढ़ाया, मैंने जो मेन चैनल हम लोग, मेन चैनल इन द सेंस कि अब वो चैनल हम लोग झारखंड स्पेसिफिक कर दिए, तो वो चैनल का अगर आपको लिंक नहीं मिल पाएगा तो आप केवल सर्च करेंगे फोकस स्टडी विथ अभी और इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखेंगे तो भी मिल जाएगा। या आप इसी चैनल पे यानी कि जो रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप कम्युनिटी में भी जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। और तब भी नहीं मिल पा रहा तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दी जाएगी और बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूब पे पढ़ाया गया एकदम दमदार कंटेंट के साथ। अब इन्वायरमेंट को आज हम लोग खत्म करेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पूरा थ्योरी प्लस कंसेप्ट, और ये क्या था आपका फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड था आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर में जो आपके रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब एलपी सीबीटी 2 में इन्वॉल्वमेंट पढ़ना है, जेई में भी पढ़ना है, एनटीपीसी में भी पढ़ना है, जेपीएससी में भी पढ़ना है। अभी बीपीएससी 70वीं का भी पेपर देखेंगे तो वहां यूपी पीसीएस का भी पेपर उठा लीजिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि यूपी पीसीएस के और बीपीएससी के और जेपीएससी के भी जब हमने पीवाईक्यू निकाले तो उसके क्वेश्चन भी आप बना पा रहे होंगे अगर आपने ये तीनों लेक्चर यानी कि क्लास 1, ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं क्लास 1 ये लेक्चर, क्लास 2 ये लेक्चर और क्लास 3 अगर आपने देखा है तो टोटल ये 3 क्लास आपके 4 घंटे का है ये। तो आप अगर नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बिना देर के हुए चीजों को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, दूसरी बात, अगर आपको सपोर्ट करना है या फिर आपको लगता है कि वाकई कंटेंट में क्वालिटी है तो जरूर से जरूर इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का कहने का मतलब यह है कि आप जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरी बात, लाइक करेंगे वीडियो को और कमेंट करके हमें बतलाइएगा कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की क्लास आपको स्टार्ट करना है या नहीं। ठीक है, आप देखिएगा क्या कंटेंट क्या कंसेप्ट, जो पीपीटी और या फिर आपको एनिमेशन दे करके मैं आपको कॉपी पेन में चीज़ों को लिख करके फिल करवाऊंगा कि करंट है क्या, और केवल फिल ही नहीं करंट आपको दिखलाऊंगा भी। चलिए बिना देर के हुए चीज़ों को सबसे पहले सवाल में आते हैं। आपका ये पूछा गया है 2022 में आरआरबी ग्रुप डी में। तो क्या सवाल पूछा गया, देखिए कितने सुंदरता क्वेश्चन की है और किस लेवल पे हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये भी आपको प्रमाण मिल जाएगा, ठीक है ना। जो पढ़ा वो तो प्रमाण दिया, अब ये क्वेश्चन आपके बन रहे कि नहीं वो बन रहे वो। तो देखिए अभी से लेके हम लोग टोटल जो 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो ये 50 के 50 क्वेश्चन आपके आरआरबी ने पूछे हैं, चाहे वो एलपी सीबीटी 2 में पूछे हैं या एनटीपीसी में पूछे हैं या फिर ग्रुप डी में पूछे हैं। इसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर लेंगे और एक्सपेक्टेड के साथ उसमें एनसीईआरटी भी हो जाएगा। चलिए, तो सवाल यह है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है आपको कि एक पारिस्थितिकी तंत्र। तो अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र कहने का मतलब क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र कहने का मतलब कि अब एक एक चीज हम लोग तोड़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिटेल अच्छे से पढ़ा है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब हमने आपको यह समझाया था क्या कि इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट, एक है आपका जैविक घटक और दूसरा क्या है आपका अजैविक घटक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, बायोटिक। आपका जैविक हो गया बायोटिक और अजैविक क्या हो गया आपका अबायोटिक। इन दोनों ने ही क्या कर लिया है, एक विशेष क्षेत्र में दोस्ती कर बैठा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य श्रृंखला क्या है, यानी कि फूड चेन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो फूड चेन में मैंने आपको क्या बतलाया था कि ये जो आपकी जैविक है और ये जो अजैविक घटक है, ये दोनों अपने एक विशेष क्षेत्र में दोस्ती कर बैठा, इसे हमने क्या कहा, इकोसिस्टम कहा है। अब ये जो दोस्ती कर बैठा है, ये दोस्ती को ही हम फूड चेन कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि हमने अभी एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लिया है कि
गार्डन का इकोसिस्टम जो हम लोगों ने मानव निर्मित बनाया गया एक इकोसिस्टम है। तो इस गार्डन में क्या है, घास है, ठीक है, बहुत सारे प्लांट भी है। अब साथ के साथ यहाँ बहुत सारे जानवर भी मिलेंगे, सॉइल भी मिलेंगे, गैसेस भी मिलेंगे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया और नॉन लिविंग यानी कि जैविक और अजैविक है। अब कैसे दोस्ती कर रखा है, तो ये जो ग्रास है, ठीक है, ये ग्रास क्या कर रहा है, या ये जो प्लांट ये क्या कर रहा है, अपना खाना स्वयं बना रहा है, यानी कि ये क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा। फूड चेन पे हम लोग चल रहे हैं। तो ये प्रोड्यूसर अपना खाना स्वयं बना रहा है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करके। सूर्य की किरणें जो आ रही है उसका कितना परसेंट, तो 1% एनर्जी ही क्या करता है, ये जो स्वपोषी है, ये जो ऑटोट्रॉप है, जो खाना स्वयं बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी और ऑटोट्रॉप। तो 1% एनर्जी ले करके वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करके क्या करता है, अपना भोजन बना लेता है। और इस भोजन को अगर बात किया जाए तो कौन खा रहा होता है, आपका कंज्यूमर। जैसे कि कोई कीड़े हैं यहाँ पे, तो आपका हो गया ये आपका इंसेक्ट। अब इंसेक्ट को यहाँ पे कौन है बैठ के खा रहा है, तो मेढक खा रहा है, और यहाँ पे हो गया सांप इसको लपेट रहा है। तो ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर, या इसे ही आप टॉप कंज्यूमर का भी नाम देते हैं। तो यहाँ से यहाँ आपका क्या हो गया, आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है कि एक फूड चेन में कई स्टेप होते हैं, और एनर्जी का ट्रांसफर एक स्टेप से दूसरे स्टेप यानी एक लेवल से दूसरे लेवल पे होता है। जो फर्स्ट लेवल पे होगा उसको हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहेंगे, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आएगा, आपका प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि हर्बीवोर शाकाहारी, ये हो गया आपका मांसाहारी, और ये क्या हो गया, सर्वाहारी। चलिए, अब फूड चेन का भी कंसेप्ट क्लियर। तो अब क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले जो ऊर्जा प्रवाह है, मैंने बताया अभी जो एनर्जी फ्लो कर रहा है, से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन करना है। तो चलिए, एनर्जी क्या फ्लो कर रहा है ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, और अभी मैंने आपको दिखलाया भी क्या है कथन। पहले पढ़ते स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वो उपभोक्ता होते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन में क्या करना है, आपको गलत कथन का चयन करना है। तो पहला जो कथन है क्या वो गलत है। यहां लिखा गया कि ऐसे जीव जो उत्पादक नहीं है, तो जो उत्पादक नहीं है यानी कि उत्पादक यहां पे कौन था, अभी मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर प्लांट हो गया, या जितने भी ग्रीन प्लांट है, या फिर साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर के अंदर। यहां मैं लिख दे रहा हूं जितने भी ग्रीन प्लांट हो गए, ठीक है, और आपका ब्लू ग्रीन अलगई यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी प्रोड्यूसर है। बाकी जो भी है आपको क्या है, कंज्यूमर। यानी कि पहला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट यही चीज लिखी गई है कि ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वे क्या होंगे, उपभोक्ता होंगे। दूसरा, एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है। समझिएगा क्या बोला गया है, एक अकेला जीव, ठीक है, एक अकेला जीव एकाधिक पोषक स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब समझिएगा, एकाधिक का मतलब क्या है, एक से अधिक पोषण का स्तर, यानी कि एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल पे क्या कर सकता है, वो भोजन प्राप्त कर सकता है। ये कंसेप्ट भी मैंने आपको दिया है फूड वेब का। फूड वेब में मैंने आपको जीता जागता एग्जाम्पल भी दिया। चलिए, मैं आपको फिगर ही दिखाऊंगा एनसीईआरटी का, तो भी चीजें और भी अच्छे से क्लियर हुई, क्योंकि हर एक चीज को हमने पूरा बखूबी से समझाया। ये रहा आपका, देखिए, फूड वेब। चलिए, ये हो गया आपका फूड चेन, और ये हो गया आपका फूड वेब। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, ग्रीन प्लांट हो गया। ये सारे क्या है आपके, ग्रीन प्लांट हो गए, ठीक है, यानी ये सभी प्रोड्यूसर हो गए। अब इसे कौन लपेटा, ये इंसेक्ट ने लपेटा, इसको भी इसने लपेटा। अब देखिए, ये जब यहाँ पे इससे देखिएगा इस चूहे को, तो अब ये प्लांट है यानी कि ये प्रोड्यूसर है, यानी कि ये कौन सा ट्रॉपिक लेवल हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ठीक है ना। कौन सा ट्रॉपिक लेवल हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको जो लपेट रहा है ये कौन हो गया, आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। लेकिन ये चूहा देखिए, इसे भी लपेटा है और साथ के साथ इसे भी लपेटा है ना, ध्यान से देखना। तो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे क्या है, ये जो जीव है, एक जीव जो है, इसके पास जो है खाने के लिए, मतलब कि जो एक से अधिक पोषण स्तर पे है ना कि नहीं, एक्टिविटीज को करने के लिए, यानी कि वो इस पेड़ को भी खा पा रहा है, ठीक है ना, इससे जो भी उत्पादक है, या फिर ये जो घास देख रहे हैं इसको भी, इससे इसको क्या मिल जा रहा है, खाना मिल जा रहा है। यानी कि ये फूड वेब में मैंने बताया था कि फूड वेब होता क्या है कि इंटरकनेक्शन होता है कई सारे फूड चेन का। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक जो कंज्यूमर आप इसे देख रहे हैं, जरूर अगर ये केवल यही खाएगा तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर की कमी हो जाएगी, यानी कि ये प्लांट क्या हो जाएगा, हमारे जो वातावरण है
या जो इस पृथ्वी से इसकी संख्या कम हो जाएगी। अगर इसकी संख्या कम हो जाएगी तो फिर इसे ये खाने के लिए मिल नहीं पाएगा ये प्लांट, तो फिर ये मरने लगेगा। अब इसको खाने वाला जो जीव है वो फिर इसकी संख्या कम होने लगी। इसलिए जरूरी नहीं कि केवल ये प्लांट ही ये खाएगा, इस जिस भी ये इकोसिस्टम में उपस्थित है अगर वहां पे ये भी अगर प्रोड्यूसर है तो इसे भी ये लपेट सकता है। इसीलिए प्रोड्यूसर की संख्या बहुत अधिक होती है और एक से अधिक इनका जो है डिपेंडेंसी होता है प्रोड्यूसर के ऊपर। ठीक है, ये हमने कल बहुत अच्छे से समझा था। चलिए, ये तो हमने आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए, क्वेश्चन को आप फिल कर पाए इसलिए मैंने इतना आपको एक्सप्लेनेशन दिया। चलिए क्वेश्चन अब ऑप्शन में देखेंगे तो एक अकेला जीव वही जो चूहा था आपका, ठीक है, एकाधिक पोषी स्तरों पर, एक से अधिक पोषण स्तर पे, वो जैसे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे है तो अब दूसरा फूड चेन में वो हो सकता है कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे भी आ सकता है, भोजन को प्राप्त कर सकता है। यस, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप देखिए ये ग्रास है आपका, ठीक है, इस ग्रास में क्या हुआ, यहाँ पे चूहा आपको देखने को मिल गया। अब यहाँ पे मैं फूड चेन बना रहा हूँ, ये ग्रास हो गया और यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, एक कीड़ा हो गया और इस कीड़े को लपेट रहा है ये चूहा। अब देखिए ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये क्या हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, यानी कि तृतीय पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, प्रथम पोषण स्तर। ये सब चीजें हमने बता रखा है कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। तो देखिए एक अकेला जीव ही है चूहा यहाँ पे, और यहाँ पे भी जीव चूहा ही है। यहाँ पे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, यहाँ पे थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल पे ये क्या भोजन प्राप्त कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे चूहा इंसेक्ट को खा रहा है, यहाँ पे चूहा प्लांट को खा रहा है। चलिए दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। अब तीसरे ऑप्शन को देखते हैं कि जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। समझिएगा, जीव की देखिए, अच्छा इसको भी रहने दीजिए, ऑप्शन डी को देखिए, खाद्य जाल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती है। बिल्कुल सही बात है। खाद्य जाल यानी कि फूड वेब में मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ फूड चेन, यानी कि कई संख्या में खाद्य श्रृंखला क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक, चलिए अब ऑप्शन सी क्या बोला गया है, जीव का पोषी स्तर, यानी कि जीव का यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो ट्रॉपिक लेवल जो है जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मैंने आपको लिंडेमैन का 10% लॉ मैंने आपको बताया था। चलिए यहाँ पे मैं बतलाता हूँ। जैसे कि ये था आपका ग्रास, ठीक है, अब इसके पास जो खाना बनाया तो इसके पास मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 1 लाख जूल एनर्जी है, ठीक है। अब इसे खाने वाला कौन है, ये आपका कीड़ा है। अब यहाँ पे 10% ही एनर्जी आएगा, 10,000 किलो जूल आएगा। अब इस कीड़े को खाने वाला ये जो मेढक है इसके पास एनर्जी कितना आया, 1000 किलो जूल आया। और इसे खाने वाला जो आपका स्नेक है इसके पास एनर्जी कितना आया, तो 1000 के बाद ये आपका बच गया 100 किलो जूल। अब ये आपका कौन सा ट्रॉपिक लेवल है, तो ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, ये आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल है और ये आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। तो अब एक बात बतलाइए, जो एनर्जी आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 लाख किलो जूल है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी 10,000 किलो जूल है, यहाँ पे एनर्जी 1000 है और यहाँ एनर्जी 100 किलो जूल है केवल। तो आप जैसे ट्रॉपिक लेवल आपका इंक्रीज होते जा रहा है, फर्स्ट से आप सेकंड में आ रहे हैं तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। देखिए घटते चली गई, यानी कि एनर्जी क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। यानी एक कंक्लूजन हमने ये समझा कि अगर ट्रॉपिक लेवल क्या है आपका, हिंदी में पोषण स्तर है। पोषण स्तर अगर आपका इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। और अब देखिए जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल की कम करते जा रहे हैं, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ जस्ट अपोजिट लिखा गया है कि जीव का पोषी स्तर जो है जितना निम्न होता है, यानी कि सबसे निम्न पोषण स्तर कौन है, ट्रॉपिक लेवल का, ये है। और यहाँ पे क्या है, एनर्जी सबसे ज्यादा है, और यहाँ लिख दिया गया जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती, नहीं वहाँ उतना मैक्सिमम, और हमें गलत कथन ही चयन करना था। अच्छा, पोषी स्तर या पोषण स्तर अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार समझ लीजिए कि ये जो आप फूड चेन देख रहे हैं, ठीक है, ये ग्रास का जो फूड चेन यहाँ बना हुआ, ग्रास को कीड़े खाया, कीड़े को मेढक, और मेढक को स्नेक ने खाया। तो अब ये यहाँ पे क्या बहुत सारे स्टेप है, जैसे कि यहाँ से ये आपका पहला स्टेप हो गया, ये आपका दूसरा स्टेप में कीड़ा ने इसको खाया गया। पहले स्टेप में क्या हुआ, प्लांट ने सन से लाइट लिया, फोटोसिंथेसिस किया, क्लोरोफिल प्रोसेस किया। सन से 1% एनर्जी लेती है ये प्लांट, जिसको सोलर एनर्जी कहते हैं, जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता फूड में, यानी कि केमिकल एनर्जी में। तो यहां से फिर जब इस कीड़े ने इसको खाया तो ये जो क्या हुआ, पोषण, इसका जो खाना था, जो फूड बनाया था, इसका 90% किलो जूल एनर्जी ये प्लांट क्या करता है, एक तो हीट के फॉर्म में लॉस कर देता है एनर्जी और अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने में। बाकी
परसेंट ही क्या होता है, पोषण, यानी कि एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हुई, तो पोषण का ट्रांसफर हुआ, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हुआ, जो सन से लेकर के अपने पास में पोषण कलेक्ट किया ये प्लांट ने। फिर यहां से यहां जब ट्रांसफर हुआ तो ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ये अब इस कीड़े को जब मेढक खाया तो यहां से इसका एनर्जी यहां आ गया, तो ये आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो यही होता है आपका पोषण स्तर। चलिए, तो इसका भी जवाब आपको मिल गया है कि इसका सही उत्तर क्या है, पहला का ऑप्शन सी, गलत स्टेटमेंट। देखिए, क्वेश्चन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें जो दिए गए जो इस प्रकार के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उस स्टेटमेंट को समझना, उस स्टेटमेंट के हर एक एक वर्ड को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद क्या होता है ना कि आपका चैप्टर पूरा रिवीजन हो जाता है, और रिवीजन ही नहीं बल्कि आपके सारे कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं, या कोई कंसेप्ट अगर कहीं से भी चूक हो रही होती है तो उसको आप अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। तो ये पहला सवाल था जो आपके 2022 में ग्रुप डी का देखिए इन्वायरमेंट का पूछा गया। इतने शानदार सवाल हैं, और अगर हम लोगों ने जिस लेवल पे पढ़ा है, आप यकीन मानिए, आप यूपी पीसीएस का भी पेपर उठाइए, मैंने देख रखा है, बीपीएससी का उठा लीजिए या जेपीएससी का उठाइए, इवन आप यूपीएससी के भी आप क्वेश्चन लगा पा रहे होंगे, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। बाकी देखिए, अब एलपी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिए, बस 2-3 चैप्टर बचा हुआ है, एक क्लास में ही खत्म कर लेंगे। ओजोन लेयर हो गया, ओजोन परत हो गया, आपका ग्रीन हाउस गैस हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, बस यही है अम्लीकरण, यही सब अम्लीय वर्षा ही बस हम लोग का फिर खत्म हो जाएगा। बाकी जेपीएससी में और भी चीजें चलेगी। चलिए, अगला जो पॉइंट है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं। देखिए, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। क्वेश्चन क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन समझिए। बोला गया है कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले पोषी स्तर बताइए, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के बारे में पूछा गया। तो देखिए, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या होगा आपका, प्रोड्यूसर होगा, ठीक है ना। प्रोड्यूसर बोले तो उत्पादक, इसको जो खा रहा होगा उसको सबसे पहले कौन, शाकाहारी यानी कि हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स हो गया। इसको कौन खाएगा, कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी, और इसको कौन खाएगा आपका, ओमनीवोर्स यानी कि सर्वाहारी। तो ये क्या हो गया था आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये क्या हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये क्या हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये क्या हो गया आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो क्या पूछा, पहले पोषक स्तर पे कौन आएगा, तो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक आएगा। तो देखिए, कहाँ उत्पादक है, यहाँ उपभोक्ता है, यहाँ पे उपभोक्ता है, यहाँ उपभोक्ता है, यहाँ उत्पादक है, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़े अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये आपके ग्रुप डी 2022 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में, यानी कि विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह। देखिए, विभिन्न पोषी स्तरों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल, देखिए पोषी स्तर मतलब क्या है, पोषण यानी कि न्यूट्रिएशन, स्तर मतलब लेवल, मतलब ये जो आपका ये ग्रास है या जो ये आपका प्लांट है, यानी कि ये जो आपका प्रोड्यूसर है, इसको खाया कौन, इंसेक्ट ने खाया है, यानी कि कीड़े ने खाया है भाई। यहां से सन की एनर्जी आई है, ठीक है, तो इस प्लांट ने क्या किया, अपना खाना बनाया है, फूड बनाया है, तो इसको क्या मिल गया, न्यूट्रिशन मिला कि नहीं मिला। तो ये जब न्यूट्रिशन मिला तो सन का एनर्जी कितना, एनर्जी 1% एनर्जी ही ले पाता है, और उस सन का 1% एनर्जी से ही सोचिए तो पूरा हम लोगों का यूनिवर्स चल रहा है। कैसे, सन का 1% एनर्जी से इसने एक फूड बना लिया, अब इस फूड पे ही इंसेक्ट डिपेंडेंट है, मेढक डिपेंडेंट है, मानव डिपेंडेंट है, सारे एनिमल डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो अब ये प्लांट को क्या हुआ, फूड मिल गया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होती है, तो अब ये क्या हो गया, इसको पोषण मिल गया, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पोषण स्तर या फिर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब इस प्लांट को या फिर ग्रास को इस कीड़े ने खाया, तो अब यहाँ पे लिंडेमैन ने कहा कि 90% जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, और कुछ अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने में वो जीव, अब वो चाहे प्रोड्यूसर हो सकता है या कंज्यूमर हो सकता है, वो क्या करते हैं, वहां पे खर्च होती है का मात्र 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगा नेक्स्ट लेवल पे। तो इसको जो पोषण मिला कितना, मात्र 10%। तो ये आपको पोषण लिया, तो ये कौन सा लेवल पे है, दूसरा लेवल पे, इसलिए हम इसे कहते हैं द्वितीय पोषण स्तर या सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो डिफरेंट पोषण स्तर है के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह जो है, एनर्जी जो फ्लो करेगी, ऑप्शन ए, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ बढ़ जाता है। अब देखिए, मैंने अभी बताया था, यहाँ पे मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा भी है, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हटा दिया गया, चलिए यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होते चला जाएगा, ट्रॉपिक लेवल मैंने अभी एग्जांपल भी दिया 1 लाख वाला, देखिए यहाँ पे अगर होगा तो, चलिए हट गया वो 1 लाख, और फिर आपका कैसे कैसे घटते चला गया 10,000 में, फिर 1,000 और फिर 100 में, ठीक है ना। तो ट्रॉपिक लेवल अगर इंक्रीज होगा तो आपकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, वो आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये ग्रास के पास अगर 1 लाख किलो जूल था, तो अब इसके पास कितना आया, 10,000 किलो जूल, है ना।
10,000 किलो जूल आया। अब यहाँ से जब आपका मेढक ने इसको लपेटा तो इसके पास कितना किलो जूल आया, 1K किलो जूल आया, यानी कि 1,000 किलो जूल आया। इसको सांप ने लपेटा तो मात्र 100 किलो जूल आया। तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ रहा है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सेकंड के बाद हम थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ रहे हैं और फोर्थ ट्रॉपिक में आ रहे हैं, तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ लिखा गया ये कि प्रत्येक उच्चतर प्रोसी स्तर पर, यानी कि जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल के उच्चतम स्तर पे जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड से फोर्थ, तो यहाँ पे जो है क्या है, एनर्जी प्रवाह, ऊर्जा क्या है, बढ़ रही है। तो बढ़ नहीं रही है, घट रही है। चलिए दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। प्रत्येक उच्चतर प्रोसी स्तर के साथ कम हो जाता है। ये सही बात है कि जैसे जैसे हमारा ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होते जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, एनर्जी भी डिक्रीज होगा। द्विदिशीय होता नहीं, पोषण स्तर पर मैंने क्या बताया था, एनर्जी एक दिशीय होता है। यानी कि एक दिशीय कहने का मतलब यूनि डायरेक्शन, यानी कि ग्रास को ये लपेटेगा इंसेक्ट ना, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ग्रास इंसेक्ट को कभी फ्लो खाएगा, एनर्जी इधर कभी फ्लो नहीं करेगा, एनर्जी इस साइड ही फ्लो करेगा। तो एक दिशीय हो गया। यादृच्छिक होता है, बिल्कुल नहीं। यानी इसका सही उत्तर क्या हो गया, चलिए इसका सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन बी जो है गया इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपका, ये भी ग्रुप डी के 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। देखिए मैंने आपको बताया था पारिस्थितिकी तंत्र के कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहले कंपोनेंट यानी कि मैंने घटक के बारे में बताया था कि दो प्रकार के घटक होते हैं, एक हो गया जैविक घटक और अजैविक घटक। पहले 1 मिनट पहले मैं आपको नोट्स दिखा दूं, कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे भाई नोट्स की रिगार्डिंग में। देखिए यहाँ जब आप देख रहे होंगे नोट्स में, तो बड़े ही शिद्दत के साथ सिस्टमेटिक वे में आपको सारा कुछ लिखा हुआ मिल गया। तो ये नोट्स भी आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का थोड़ा वेट करिए, बस मुझे मास के ऊपर काम करना है, डेंसिटी के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, और फिर आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। और प्रोजेक्शन और व्यू का, तो ये सारा चीज देखिए यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ जब यहाँ आया तो, जैसे कि इकोसिस्टम के बारे में मैंने बताया था क्या कंपोनेंट, जैसे एक है आपका अजैविक घटक और एक है जैविक घटक। बहुत विशेष विश्लेषण करके हमने पढ़ाया। अब इसका फायदा ये हुआ कि जब आप अच्छे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन खोलेंगे ना, तो यहाँ से डायरेक्ट पूछा, जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला है क्लास में। तो अजैविक मतलब जो सांसें नहीं ले पा रही है। तो अब जैसे कि अजैविक घटक में एक तो भगवान ने दिए हैं, एक कार्बन जिसमें उपस्थित नहीं है और एक जिसमें कार्बन उपस्थित है। भगवान की बात की जाए तो सूर्य हो गया, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल हो गया। इधर मृदा जिसमें आपका कार्बन नहीं है और इसमें कार्बन उपस्थित है। और एक है जैविक घटक जिसमें क्या है, सांसें लेने की कैपेबिलिटी है। जैसे कि एक हो गया आपका प्रोड्यूसर, और इस प्रोड्यूसर कहने का मतलब है जितने भी ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगई, कुछ ही ब्लू ग्रीन अलगई है जो प्रोड्यूसर होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो अपना खाना स्वयं बनाता है, इसलिए हम इसको ऑटोट्रॉप या स्वपोषी भी कहते हैं। प्रोड्यूसर क्या करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आपको अगर पूछ लिया जाए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। फिर कंज्यूमर, जो कंज्यूमर इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, हम आप जितने भी जीव हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, क्वार्टरली कंज्यूमर, जो सबसे लास्ट कंज्यूमर को हम लोग टॉप कंज्यूमर कहते हैं, डीकंपोजर। अगर ये डीकंपोजर ना होता, इस डीकंपोजर को हम क्या कहते हैं, क्लींसिंग एजेंट। क्यों क्लींसिंग एजेंट, कि जितने भी डेड जीव हैं, चाहे वो डेड प्लांट हो, चाहे डेड एनिमल हो, या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल है, फिशेस है, यूरिन है, इन सभी को डिकम्पोज करके सॉइल में मिलाने का काम कौन करता है, या फिर कहा जाए तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण स्तर का जो रिसाइकलिंग करने का काम कौन करता है, ये डिकम्पोजर ही करता है, ठीक है ना। यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में तोड़ने का काम, और ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इनऑर्गेनिक सिंपल कंपाउंड में तोड़ने का काम डिकम्पोजर करता है। ये सारे आपके मैंने क्वेश्चन रिवीजन करवा दिए। चलिए अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, फिर हमने देखा कि दो प्रकार के इकोसिस्टम है, एक तो हमें भगवान ने दिए हैं और एक हमने और आपने बनाया। प्रकृति में हमने देखा कि एक स्थल में भगवान ने बना के दिए हैं और एक जल में बना के दिए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि जो प्रोड्यूसर होंगे, जो स्थल में, वो ग्रीन प्लांट होंगे, ट्री होंगे, यही होंगे। लेकिन जल में मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो जल में भी हमने कैटेगराइज किया था कि एक ऐसा जल जिसमें अलवणीय जल, जिसको फ्रेश वाटर कहेंगे, जिसमें लवण होगा, सॉल्ट जिसमें प्रेजेंट होगा, उसको हम कहेंगे लवणीय जल। जैसे समुद्र का पानी हो गया, लवण झील हो गया, ज्वार हो गया। लेकिन तालाब, झील, झरना, ये सभी फ्रेश वाटर है। तो इन सभी में प्रोड्यूसर कौन होगा, उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। और उस सागर में तल में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, सबसे छोटे छोटे जीव जो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जूप्लैंक्टन कहते हैं। याद आ रहा होगा। अब कृत्रिम में जो हमने और आपने बताया, जैसे क्रॉप फील्ड हो गया, जल जीवशाला हो गया, अंतरिक्ष यान हो गया। चलिए तो ये तो खैर आप नोट्स देख ही पा रहे होंगे। शानदार कंटेंट भाई, देखिए इसमें भी मैंने पूरा क्वेश्चन लिया है आपके एग्जाम्पलर के, ठीक है। अभी तो हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं और आज ही हम लोग कवर भी करेंगे पूरा का पूरा आपके जो आपके एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करने में और भी मजा आएगा जब आप इसको कर लेंगे तब।
चलिए, तो कृत्रिम समझ में आ गया, जो हमने और आपने बनाया होगा। तो कौन बनाया? वन हमने बनाया नहीं, ये भाई किसने बनाया है? तो ये प्रकृति ने बनाया। चलिए हो गया। झील प्रकृति ने बनाया है, तालाब प्रकृति ने दिया, यानी कि फसल ली, खेत यानी कि क्रॉप फील्ड किसान ने बनाया। अगला सवाल है आपका, ये भी 2022 का पूछा गया सवाल है ग्रुप डी के क्वेश्चन में। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच, ठीक है ना, पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं, पहले तो भाई पर्यावरण कहते हैं किसको? इन्वायरमेंट। पर्यावरण परि जोड़ आवरण, यानी कि कवरिंग किया गया है चारों ओर से। चारों ओर से आप जिसे कवर हैं, तो आप क्या है? एक सजीव, और आपके आसपास क्या है? गैसेस हैं, टेबल है, चेयर है, बुक्स है, ये सभी क्या है? निर्जीव चीजें हैं। यानी कि जैविक और अजैविक दोनों से आप क्या होते हैं? घिरे होते हैं, और यही सराउंडिंग को ही हम पर्यावरण कहते हैं। तो इनके विभिन्न घटक समझ में आ गया, जैविक और अजैविक घटक के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कदम, यानी कि जो एनर्जी फ्लो करेगा, ठीक है, उससे ये रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए, पहला आपको ऑप्शन दिया गया है कि प्रत्येक पोषी स्तर, यानी कि जो भी आपका फर्स्ट हर एक टॉपिक लेवल पे पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है। बिल्कुल, ये तो लिंडेमैन साहब ने कहा कि 90% एनर्जी क्या होता है? क्षय हो जाता है हीट के फॉर्म में, और केवल 10% एनर्जी ही फर्स्ट टॉपिक लेवल, यानी कि जो ग्रास या प्लांट या फल फूल साग सब्जी को जो शाकाहारी खाते हैं उसमें 10% ही आता है। तो सोचिए, जो मांसाहारी है, अब वहां पे कितना जा रहा था? मात्र 100 किलो जूल 1 लाख से, और जो शाकाहारी के पास 10,000 किलो जूल एनर्जी, इसलिए शाकाहारी के पास ज्यादा एनर्जी मिलती है उनको। अगले ऑप्शन बी में आते हैं, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें चयन करना है गलत स्टेटमेंट को। ऑप्शन सी, प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है। देखिए समझिएगा इसके मतलब को भी। लिंडेमैन साहब ने क्या कहा कि 90% एनर्जी क्षय हो जाती है और 10% एनर्जी ही फ्लो कर पाती है। तो प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है, ठीक है ना। तो भाई कितना है उसके पास? 10% ही होता है ना, बाकी क्या होता है? 90% तो वो क्षय होता है। ऑप्शन डी, हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको बताया था बार बार, जो ये ग्रास है या जो ये प्लांट है, सन से जो एनर्जी आती है, इसके कितना परसेंट एनर्जी ही ये सोलर एनर्जी के फॉर्म में लेती है? मात्र 1%, और यहाँ लिखा गया 10%। तो हरे पौधे पत्तियां पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी में से लगभग कितना अवशोषित करती है? मात्र 1% एनर्जी अवशोषित करती है, और इसी 1% पूरा कंज्यूमर, जीव, एनिमल, हम और आप सभी, पूरा यूनिवर्स डिपेंडेंट है। तो इसलिए बोला जाता है प्रकृति का सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? तो सनलाइट है। अगर ये सनलाइट ना हो तो पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 5वां सवाल कंप्लीट हो गया। 6ठे सवाल पे, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? देखिए पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। अजैविक घटक मतलब अबायोटिक। अबायोटिक कहने का मतलब क्या हो गया? जो जीवित चीजें नहीं होगी, ठीक है ना। तो भाई मृदा, बिल्कुल सही बात है। ये कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का घटक होगा? कवक, ये भाई सांस लेने वाली चीजें हैं। कीट, इंसेक्ट, सूक्ष्म जीव, यानी कि सही उत्तर हो गया मृदा। ये सभी क्या हो गया? बायोटिक कंपोनेंट हो गए, सभी सांसें ले रही है, सजीव है। आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल पे। 7वें सवाल में ये क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन ये है, देखिए बहुत अच्छा सवाल ये आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है? देखिए अब जैविक आवर्धन दर्शाता है, तो सबसे पहले तो जैविक आवर्धन के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो बायोमैग्निफिकेशन का कंसेप्ट मैंने दिया है ना। तो चलिए एक बार पहले समझ लेते हैं कि सर बायोमैग्निफिकेशन होता है क्या, ठीक है ना। यानी बायोमैग्निफिकेशन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या है? जैव आवर्धन, ठीक है ना, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन कहने का मतलब क्या है? ये आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो रहा है? मैग्नीफाई करना, कोई भी चीज को बड़ा करना, या फिर कोई भी चीज का इंक्रीज करना। मैंने एग्जांपल दिया था चश्मे का, जिसको नहीं दिखाई दे रहा होता सामने की चीजें, तो चश्मे लगाने के बाद ये जो छोटी छोटी चीजें जो आपको अभी दिख रही है, चश्मा लगाने के बाद यही चीज आपको बड़ा और क्लियर दिखने लगता है, तो यही क्या हो गया? मैग्नीफाई हो गया। तो बायोमैग्निफिकेशन मैंने क्या बताया था कि जो हम लोग क्या करते हैं कि सॉइल में कीटनाशक चीजें, पेस्टिसाइड वगैरह क्या करते हैं? मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए मिट्टी में बहुत सारी कीटनाशक चीजें मिला देते हैं, या फिर इस कीटनाशक से क्या होता है? हवा चल रही है या कोई जानवर आया और यहाँ से वो पानी में गया, तो पानी में भी ये पेस्टिसाइड आ गया, ये कीटनाशक आ गया। अब पानी में बहुत सारे जीव है, जो प्लैंकटन है, स्मॉल फिश है, मछलियां हैं। तो होता क्या है, ये जो कीटनाशक जो है ना, यानी कि जो पेस्टिसाइड है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं।
नॉन बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब ये कि जिसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये भाई, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये कीटनाशक अगर कोई सजीव के अंदर चल जाता है तो इसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये सॉइल के अंदर जब ये पेस्टिसाइड था तो इसकी संख्या जस्ट हम मान के चलते हैं 40 है। उसके बाद यहाँ पे पानी में आया, पानी में जब ये जू प्लैंकटन छोटे छोटे जीव थे, जब पानी में आया भाई ये आपका कीटनाशक चीज है, तो भाई उससे क्या हो गया, आपके इस मछली के अंदर भी आ गया वो कीटनाशक। कैसे? तो मछली को गैस है या फिर खाना वगैरह उस पानी से मिल रहा, उस पानी में क्या मिला हुआ आपका कीटनाशक, क्योंकि वो कीटनाशक टूटता नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। समझ में आया? तो अब ये जैसे मछली में आ गया तो एक जीवित प्राणी के अंदर आ गया, एक सजीव लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गया, तो अब इसकी संख्या क्या होगा, 60 इंक्रीज हो गया। अब इस स्मॉल फिश को या फिर लार्ज फिश में चला गया, और लार्ज फिश में जब देखा गया तो इसको और यहाँ पे स्पेस अधिक मिल गया। स्पेस कहने का मतलब है कि ये जो स्मॉल फिश थी यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गया। यहाँ जो सेल की संख्या थी छोटी फिश से कंपैरेटिवली, यहाँ नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, तो यहाँ पे कीटनाशक की संख्या और भी इंक्रीज हो गई, 100 हो गई। और इस लार्ज फिश को खा लिया कौन, हम और आप ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल और अधिक हो गया, तो बायोडिग्रेडेबल जो था आपका कीटनाशक या पेस्टिसाइड उसकी संख्या और यहाँ पे 500 पहुंच गई। तो ये देखिए मैग्नीफाई होते चला गया, 40 से 60 बढ़ते चला गया, 60 से 100, 100 से हो गया आपका 500। ये है बायो मैग्निफिकेशन, यानी कि एक सजीव के अंदर कैसे जो कीटनाशक पदार्थ है या फिर पेस्टिसाइड है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है वो क्या करता है, मैग्नीफाई करते चला जाता है। तो अब ऑप्शन में क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है, कौन सा पदार्थ, रासायनिक कीटनाशक। यस, यही तो ऑप्शन है भाई, यही कीटनाशक जो हम लोग केमिकली पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इंसेक्ट को मारने के लिए भी हम लोग कुछ चीजों का स्प्रे कर देते हैं, या कोई भी आप पाउडर का छिड़काव कर देते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और अगर वो कंपाउंड या फिर वो पदार्थ अगर आपके बॉडी में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाती है तो उसका आवर्धन होने, इंक्रीज होने लगता है, उसका कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल यानी कि कोशिका की जो संख्या है उस जीव में क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। ठीक है, अम्लीय धुआं नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि कीटनाशक इसका सही उत्तर है। चलिए भाई, इसका सही उत्तर आपको मिल गया, रासायनिक कीटनाशक। अगले सवाल पे आते हैं, 8वां सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी ये हमने बायोलॉजी में भी करवाया वैसे। तो देखिए, स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, वसा के फॉर्म में। पहले तो ये समझना है कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप, ठीक है ना, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कहने का मतलब क्या हो गया सर, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कहने का मतलब क्या हो गया सर, उत्पादक। उत्पादक मतलब क्या हो गया सर, ग्रीन प्लांट की बात हो रही है। अब समझ में आया, यानी कि प्लांट की बात हो रही है। तो प्लांट अपना जो भोजन है जो स्टोर करता है, किस रूप में स्टोर करता है, तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्वपोषी होता क्या है। ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्रोड्यूसर की बात की जाए तो ग्रीन प्लांट जो होता है भोजन को स्टोर करता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ना कि प्रोटीन के, ना कि ग्लाइकोजन, ना कि वसा के फॉर्म में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे चलते हैं हम लोग। 9वां सवाल, 9वां सवाल ये ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया, चलिए देख लेते हैं फिर भी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। ये देखिए कितना अच्छा घुमा करके पूछा गया सवाल है आपका। मेनली ये जो सवाल है आपका डीकंपोजर से पूछना चाहा है इन्होंने, डीकंपोजर से इन्होंने पूछना चाहा है कि आपको डीकंपोजर के बारे में जानकारी है भी या नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले डीकंपोजर का नोट्स निकाल लेते एक बार, ठीक है ना। डीकंपोजर के नोट्स में हमने आपको क्या बताया था और ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, इसको देखिए। अच्छी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इन सारे क्वेश्चन को ही अगर आप अच्छे से कर रहे होते हैं ना, तब जाके आप मेरिट में वो सारे क्वेश्चन आपके सही बन रहे होते हैं। तो डीकंपोजर के बारे चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि डीकंपोजर कहाँ गया भाई, ये रहा डीकंपोजर। चलिए, तो डीकंपोजर के बारे में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल आपको याद करने के लिए मैंने बोला था, याद है क्या नहीं है। देखिए यहाँ मैंने साफ साफ शब्दों में लिख दिया था, इसका एग्जाम्पल है डीकंपोजर में जीवाणु और कवक, फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई, जीवाणु और कवक, बस इतना है। बाकी मैं अब आपको डीकंपोजर समझा देता हूँ, ये एग्जाम्पल दिखाना कि देखिए नोट्स को कितने अच्छे से, कितने सिस्टमेटिक वे में, कितने रिसर्च मैनर में मैंने तैयार किया था भाई। चलिए आगे बढ़े। तो हाँ, अब हमें बात करना है सर डीकंपोजर होता क्या। तो डीकंपोजर मतलब ये कि क्या करेगा, वो डीकंपोज करेगा, यानी कि ये तोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, तोड़ने का काम करेगा।
जैसे तोड़ने का काम करने का मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, यानी कि जो जटिल पदार्थ होंगे, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम ये डिकम्पोज करता है। इसे ही हम क्लींसिंग एजेंट भी कहते हैं कि अगर ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो नहीं करने से क्या हो जाएगा, नहीं करने से क्या होगा, नहीं करने से पूरे वातावरण में वेस्ट मटेरियल या डस्ट पार्टिकल बोल सकते हैं, पूरा फैल का फैल जाएगा। तो ये डिकम्पोजर इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। जैसे कोई किसी की भी डेड बॉडी को जला दिया गया तो उसकी जो हड्डियां हैं, या किसी को दफना दिया गया तो मिट्टी के अंदर है भाई। तो अगर ये बॉडी या हड्डी अगर डिकम्पोज नहीं होगा, टूटेगा नहीं, और टूट के अगर सॉइल में नहीं मिलेगा तो ऐसे तो पूरा का पूरा जमीन में लाशें ही लाशें मिलने लगेगी। तो ये डिकम्पोज यानी कि जो बैक्टीरिया है और जो कवक है, ये क्या करता है, इस बोन्स को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है जिसमें कार्बन उपस्थित है उसको ब्रेक डाउन कर करके छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है, जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है जिसमें कार्बन है, और ये सॉइल में मिल जाता है, जिससे सॉइल की क्या होती है, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उर्वरता क्षमता बढ़ जाता है। ये डेड बॉडी जिसको दफनाया गया तो इसको भी क्या करता है, बैक्टीरिया कवक धीरे 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 एक छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, और फिर ये आपके सॉइल में मिल जाता है। सॉइल की क्या होती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और यही सॉइल से फिर ये प्लांट में चला जाता है, यानी कि प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाता है, यहाँ से नीचे से पानी जितने भी न्यूट्रिशन है वो सारे मिनरल्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। तो ये रिसाइकलिंग का भी काम कर रहा है, स्वच्छता का भी काम कर रहा है, इसलिए हम इसे क्लींसिंग एजेंट का भी नाम देते हैं। तो कौन हो जाएगा, जीवाणु एंड कवक, ये रहा ऑप्शन। तो देखिए यहाँ डिकम्पोजर ना लिख करके, यहाँ डिकम्पोजर या ना पूछ करके यहाँ लिखा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता, तो वो डिकम्पोजर होता है, जीवाणु और कवक। कई लोग कंफ्यूज है कि ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट भी है एक बायोलॉजी का ही ब्रांच। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 10वां सवाल, उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। उच्च पोषी स्तरों में, उच्च पोषी स्तरों में कहने का मतलब क्या है, समझ में आ रहा। उच्च पोषी स्तरों में जैसे कि आपका ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, ये आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है, ये आपका फिफ्थ ट्रॉपिक है। तो उच्च पोषी स्तर ये हो गया, ठीक है। उच्च पोषी स्तर क्या हो गया, ये हो गया। रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रसायनों के संचयन जो हो रही है, तो देखिए हमने आप, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन पहले देखिए, जैविक उपचरण, जैविक ऑक्सीकरण, जैविक अपचयन, जैविक आवर्धन। यहाँ पे क्या होता है, जैविक आवर्धन होता है। जैसे समझिए कैसे, अब मैंने ऐसे ही थोड़े बोल दिया, रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए रसायन यानी कि कोई केमिकल चीज की बात हो रही है, संचयन की प्रक्रिया यानी कि कोई भी चीज को स्टोर किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या है, ग्रीन प्लांट होगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में इंसेक्ट हो गए, कीड़े हो गए, यहाँ पे मान के चलते हैं मेढक हो गया, यहाँ पे आपका स्नेक आ गया, यहाँ पे चील आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने पेस्टिसाइड कीटनाशक पदार्थ का जो छिड़काव किया, यहाँ पे इसकी संख्या कम थी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन ये जैसे ही सजीव में जाएगा तो इसकी संख्या क्या हो गई, इंक्रीज हो गया, एन का वैल्यू या नंबर ऑफ 40 हो गया, जो यहाँ पे 4 था। अब ये इसकी सेल भी बढ़ते जाइए, मेढक बड़ा शरीर है, नंबर ऑफ सेल बड़ा है, तो यहाँ पे इसकी साइज संख्या और बड़ा हो गया कीटनाशक पदार्थ का, यानी कि जो आपने पेस्टिसाइड इस सॉइल में छीटा था इस प्लांट के ग्रो के लिए, तो यहाँ पे 400 संख्या पहुंच गई। इसको स्नेक ने खाया तो स्नेक में नंबर ऑफ सेल की संख्या इंक्रीज हो रही है, और ये सजीव है तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की कंसंट्रेशन और इंक्रीज होगी, ये पहुंच गई 4000 में। और इसको खा लिया चील, चील में और भी नंबर ऑफ सेल अधिक है, और ये भी एक जैविक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीवित एक आपकी क्या है, जीव है, तो इसमें संख्या और भी इंक्रीज होकर 40,000 पहुंच गई, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, बायोमैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन। तो यहाँ पे क्या देखने को गया, उच्च पोषी स्तर में रासायनिक संचयन की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, जैविक आवर्धन कहा जाता है, यानी कि जो कीटनाशक का छिड़काव किए थे उसका संचयन जो उच्च पोषी स्तर में है वहां पे क्या हो गया, कंसंट्रेशन और इंक्रीज हो गया, यानी कि मैग्नीफाई कर गया, तो उसको क्या कहते हैं, जैविक आवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। इजी क्वेश्चन है ये आपका, बोला गया कि पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। तो जैविक घटक नहीं है मतलब क्या है, वो अजैविक घटक है, यानी कि जो सांसें लेती होगी, मतलब जो सांसें नहीं लेती है। तो देखिए मेढक सांसें लेती है, यस। मृदा सांसें लेती है, नहीं। पुष्प सांसें लेती है, बिल्कुल। कीट सांसें लेती है, बिल्कुल। तो बोला जैविक घटक नहीं है, तो ये जैविक घटक नहीं है, यानी कि मृदा इसका सही उत्तर होगा। मृदा कैसा, एक अजैविक घटक है। अगला सवाल आपका, अगला सवाल ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बायोलॉजी में हम लोग डिस्कशन करते हैं। वैसे बोला गया कौन सा पर्यावरणीय कारक, जैसे कि प्रकाश, एयर, वायु, आपका ह्यूमिडिटी, आर्द्रता या फिर तापमान, इनमें से चारों में से कौन जो है
जो जंतु हैं, जो जीव जंतु जो है, उनकी जो डेवलपमेंट में, उनकी जो विकासशील जो है जीव के जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वो जो है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर बहुत सारी चीजें, यानी जीव का कैसे डेवलपमेंट होगा या फिर जीव की जो लिंग निर्धारण है, ये सभी वहां के जो वातावरण है, वातावरण की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए कुछ ऐसे जीव हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर बहुत लो टेम्परेचर में ही खुद को सरवाइव कर सकती है। तो अब जैसे भूमंडलीय तापन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है ना, वो क्या है मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में ही। तो इसके कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जिसके कारण ये जीव क्या हो रहा है, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा, सर्वाइव नहीं कर पा रहा, यानी उसका विकासशील खत्म हो गया, जीव में लिंग निर्धारण नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, डिपेंडेंसी किसके ऊपर, तापमान के ऊपर, यानी कि टेम्परेचर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया, इसका सही उत्तर क्या है आपका, टेम्परेचर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता स्तर पर आते हैं, यानी कि क्वेश्चन है कि छोटे मांसाहारी जो है, देखिए छोटे मांसाहारी कहने का मतलब को पहले समझिए, ये क्या हो गया आपका, ग्रास हो गया, यानी कि ये आपका ग्रास है, यानी ये क्या हो गया आपका, प्रोड्यूसर हो गया। अब ये हो गया आपके कीड़े, तो ये क्या हो गए आपके, यहाँ पे कीड़े लिखना नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जैसे कि ग्रास होपर, यानी कि ग्रास होपर मतलब कि जो ग्रास को खाने वाला जीव है। तो ये हो गया आपका क्या, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी हो गया। अब इसको खाने वाला हो गया, मान के चलते हैं हम लोग कीड़ा है कोई, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, मांसाहारी। लेकिन मांसाहारी में भी कैसा है, ये लो ग्रेड का मांसाहारी है, इसको खाने वाला आपका आ गया क्या, मेढक, तो ये उससे उच्च ग्रेड का मांसाहारी, उसको खाने वाला स्नेक ये उससे भी उच्च लेवल का मांसाहारी आ गया। तो यानी कि देखिए ये भी मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी, यानी कि ये भी कार्निवोर्स है, ये भी कार्निवोर्स है, ये भी कार्निवोर्स है, लेकिन एक उच्च लेवल पे ही इसकी मतलब कि इसका लेवल इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब ये छोटे जीव को खा पाएगा, ये छोटा को भी बड़ा को भी खाएगा, ये पूरे बड़े बड़े जीव को भी लपेट लेगा। तो ये हो गया, समझ में आया ना, छोटे मांसाहारी और बड़े उच्च मांसाहारी का मतलब। तो बोला गया है कि छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, यह हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, यही होगा ना भाई, मांसाहारी में छोटा मांसाहारी यही होगा। तो द्वितीय उपभोक्ता डैश स्तर पर आते, कौन सा स्तर पर आता है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो कौन सा स्तर पे आएगा, तीसरे पॉसी स्तर पे आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। 14th नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये बोला गया कि नीचे दिए गए जीव में से शीर्ष शिकारी का चयन करिए। शीर्ष शिकारी, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, शीर्ष शिकारी, यानी कि टॉप कंज्यूमर की बात की गई है, यानी कि लास्ट में जो कंज्यूमर आएगा उसकी बात की गई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए चूहा, तो चूहा तो भाई देखिए ग्रास को खाएगा चूहा, ठीक है, अजगर मेढक को खाएगा, टिड्डा सांप को खाएगा, ये टिड्डा को लपेटने वाला ये आपका गरुड़ है, सबसे लास्ट में यही जाएगा गरुड़, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, गरुड़। ये व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। 15वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जीव का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, समझिए क्वेश्चन क्या बोला आपको, जीवों का निम्न में से कौन सा समूह, यहां पे आपको सारे समूह दिए हैं, सारे जीवों के समूह दिए हुए हैं, अन्य पौधों और जीवों को, कोई भी जो ये आपका जो समूह दिया गया ना, ये ना तो कोई प्लांट को और ना ही कोई जीव को मारता है, उसको मारे बिना ही इसको पोषण प्राप्त कर लेता है, ये आपको बतलाना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन आपको समझ में आया भाई। देखिए हमने ये यहाँ क्वेश्चन ये बोला कि आपको बतलाना है कि वो कौन सा समूह है इन चारों में से जो किसी भी अन्य प्लांट को या फिर जीव को, जैसे कि अब आप यहाँ देखें ग्रास है, ग्रास को चूहे ने खाया, चूहे को किसने खा लिया, कीड़े ने मार करके खा लिया, है ना। तो यहाँ पे लिखा गया बिना मारे ही। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था एक पैरासाइट के बारे में, पैरासाइट के बारे में मैंने क्या कंसेप्ट दिया था, पैरासाइट के बारे में मैंने कंसेप्ट ये दिया था कि जो थाली में आप खाएंगे उसी थाली में छेद करना, यानी कि आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया लाइस, यानी कि जू। जैसे कि हमारे हेयर में क्या प्रेजेंट है, लाइस प्रेजेंट है। अब वो करते क्या, हमें हार्मफुल, हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन वो हमारे बॉडी से ही क्या करते हैं, खाना प्राप्त कर लेते हैं, अपना फूड ग्रहण कर लेते हैं। तो अपना फूड तो ग्रहण कर लें कि, लेकिन क्या हम लोगों को मारे हुए नहीं, लेकिन हाँ कुछ हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट कर देती है। तो ज्यू हो गया, फीता कृमि हो गया, जोक हो गया, अमरबेल, ये आपका सही सीक्वेंस होगा। समझ में आ गया, बाकी लेक्चर देख लेंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। 16th नंबर का क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम से क्या अभिप्राय है। स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र कहने का मतलब है कि एक ऐसा इकोसिस्टम जहां स्वपोषी चीजें हो रही है, मतलब कि खुद स्वपोषी मतलब क्या हो गया, ऑटोट्रॉप्स, है ना, ऑटोट्रॉप्स,
तो सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए कार्बनिक द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहते हैं यहाँ पे। ये आप एक बार इसको क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझिए। पहले बोला गया कि सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम से क्या अभिप्राय है, या अपने अनुरक्षण के लिए विकिरण ऊर्जा पर निर्भर नहीं होता है। ये आपका बात सही नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी जीव जैविक घटक से जुड़ता या निकलता नहीं है। सेल्फ सस्टेनिंग में ऐसा बोला गया है क्या कि जीव जो है जैविक घटक से जुड़ता या निकलता नहीं, ऐसा नहीं है। जीव स्थानीय जैविक घटकों के साथ सुअनुकूलित होते हैं, ये भी नहीं है। तो याद रखिएगा सेल्फ सस्टेनिंग यानी स्व पारिस्थितिकी तंत्र में जो कार्बनिक द्रव्य है, ठीक है ना, कार्बनिक यानी कि जिसमें कार्बन उपस्थित है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर लगभग क्या होती है, वो स्थिर ही होती है, ठीक है ना। ये हो गया सेल्फ सस्टेनिंग। अब इसको और भी समझाते हैं हम आपको कंसेप्ट को। देखिए एक आ रहा वर्ड सस्टेन करना, यानी कि कोई भी चीज को आप बहुत लंबे समय तक, जैसे कि आप करोड़पति तो बन गए लेकिन हो सकता है कि 1 साल के बाद फिर से आपकी सारी की सारी संपत्ति खत्म है, लेकिन हाँ एक बंदा है जो उसको सस्टेन कर रहा है और उसको धीरे धीरे और भी उसकी ग्राफ इंक्रीज होती चली जा रही है। तो वो अपने जो एसेट है या अपनी जो इकोनॉमी है उसको क्या कर रहा है, सस्टेन करके रख रहा है, एक ग्राफ को इस प्रकार से मेंटेन करके रख रहा है। तो इसको बोलते हैं सस्टेन करना। अब इससे पहले एक वर्ड है सेल्फ, यानी कि खुद से करना, यानी कि स्वपोषी है वो, और क्या है, इकोसिस्टम में। तो अब जो आपका स्वपोषी है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है, तो वो सस्टेन करेगा। यानी क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, यानी कि आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए भी क्या है, सस्टेन करके रखने का काम करती है सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। दैट्स ऑल। क्लियर और नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। शानदार सवाल है, ये भी आपके एनटीपीसी के पूछे गए एग्जामिनेशन में है, 2020 का ये क्वेश्चन है। पूछा ये गया है कि पृथ्वी जो है ग्रह का बहुत अच्छा, और ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया था क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है। भाई समझिए, जीवन मौजूद है, मैंने आपको क्या बताया था पृथ्वी के बारे में, यानी अर्थ के बारे में। अर्थ को हमने 4 भाग में बांटा था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सबसे पहला आपको मैंने क्या बताया था, वायुमंडल के बारे में, ठीक है ना भाई, वायुमंडल हो गया, एटमॉस्फेयर के बारे में। फिर आपको जल मंडल के बारे में बताया, यानी हाइड्रोस्फेयर के बारे में बताया। फिर आपको स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर के बारे में बताया था, और फिर है आपका बायोस्फेयर यानी कि जैव मंडल के बारे में बताया। वायुमंडल इन द सेंस कि जहां गैसें प्रेजेंट है, ठीक है, गैस हो गया। जल मंडल जहां जल यानी कि वाटर प्रेजेंट है। स्थल मंडल जहां लैंड होगा, पृथ्वी, पहाड़, चट्टानी, ये सारी चीजें। एक बात बताइए, वायु केवल गैस होगा तो क्या आप यहाँ पे जीवन यापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपको वहां पे गैस के साथ खाने के लिए भोजन भी चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए, रहने के लिए जमीन भी चाहिए, ठीक है। अब आपको बताइए, अगर मैं जल मंडल की बात करूं, हाइड्रोस्फीयर की बात करूं, तो क्या आप केवल हाइड्रोस्फीयर में रह सकते हैं? जैसे कि हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, कौन सा इकोसिस्टम पढ़ा, एक्वेटिक इकोसिस्टम। जैसे कि हमने इसमें क्या पढ़ा था कि एक आपको मैंने बताया था क्या, सागरीय इकोसिस्टम। सागरीय इकोसिस्टम में आपको मैंने क्या बताया, एक मैकेनिज्म बताया मैंने, एक फूड चेन की प्रोसेस मैंने बताया था कि जो सागर की जो तल होते हैं, यानी कि जो सागर तल की जो वाटर बॉडी का जो अपर लेयर होता है, वहां पे क्या उपस्थित होता है, कुछ प्लांट होते हैं। उस प्लांट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। जो कर क्या रहा, वो वाटर बॉडी के ऊपर लेयर में ही उपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन है, जो सन से जो लाइट आ रही है, जो सोलर एनर्जी आ रही है, वो इस ऊपर लेयर तक ही पहुंच पाती है पानी के, उसके नीचे लेयर में जा नहीं पाएगी। और अगर ये प्लांट अगर नीचे चले जाए तो उसको क्या होगा, सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाएगा। और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो वहां पे क्या है, खाना नहीं बना, यानी कि फूड नहीं बना। तो इस समुद्र के अंदर जितने भी जीव हैं, जैसे जो जीव छोटे छोटे जीव को क्या बोलते हैं, जू प्लैंकटन कहते हैं, ये मर जाएगा। अब इसको खाने वाला जो स्मॉल फिश है वो मर जाएगा, इसको खाने वाला जो लार्ज फिश है वो मर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे जो जीवन है यहाँ समाप्त हो गया। इसीलिए कहा गया है कि केवल जल मंडल में भी चीजें संभव नहीं है, स्थल में केवल स्थल है, पानी नहीं है भाई, वहां गैसेस नहीं है, तो क्या रह पाएंगे, नहीं। यानी कि जहां जीवन उपस्थित है उसको कहेंगे बायोस्फीयर। अब इसका एक फिगर भी हमने बनाया था आपको, जैसे ये हो गया आपका वायुमंडल, ये हो गया आपका जल मंडल, ये हो गया आपका स्थल मंडल। तो ये जो बन गया ना बीच वाला जो कॉमन पार्ट, जहां वायु, जल और स्थल तीनों मिल रहा है, ये संकीर्ण, ये नैरो एरिया को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर या फिर जैव मंडल का नाम देते हैं। चलिए, तो ये आप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है कि ऊर्जा आंतरण के 10% नियम का, यानी कि 10% लॉ मैंने बताया था लिंडेमैन साहब के बारे में, लेमंड लिंडेमैन।
है ना। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला है कि जो एनर्जी है, जो शाकाहारी और जो मांसाहारी, बेस्ट एग्जांपल एंड बेस्ट कंसेप्ट गिवन बाय द लेमन लिंडेमैन, ही सेड दैट द एनर्जी ओनली ट्रांसफर 10%, वॉट एवर यू हैव एनर्जी, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, 90% एनर्जी विल लॉस इन द फॉर्मेट ऑफ हीट। यानी इन्होंने ये कहा कि जो 100% एनर्जी है, इस 100% का 90% एनर्जी क्या होता है, हीट के फॉर्मेट में लॉस हो जाता है, और 90% एनर्जी ही क्या होता है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ये कौन दिया था 10% का नियम, लेमन लिंडेमैन साहब ने। हो गया क्लियर। अगला सवाल, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है। बहुत ही शानदार सवाल ये है, और ये मैंने पूरा डिटेल ही इसमें करवाया था, मैंने काफी चीजें भी इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी के बारे में मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि इसका जो शब्द गढ़ा किसने है, तो देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चढ़ना है अर्नस्ट हैकेल साहब ने, ठीक है ना। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था इंडियन इकोलॉजी के जन्म, तो आपको याद आ रहा होगा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और रिटर साहब के बारे में मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां सवाल, संरचनात्मक दृष्टिकोण से, बहुत अच्छा है ये, एनटीपीसी 2021 का पूछा गया सवाल है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में, संरचनात्मक मतलब समझिए कि स्ट्रक्चरल व्यू की बात की जा रही है, कि संरचनात्मक व्यू की बात की जा रही है, मतलब कि स्ट्रक्चरल व्यू की बात की जा रही है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं, शामिल होते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर इकोसिस्टम की बात हो रही है तो वहां पे क्या होगा, बायोटिक कंपोनेंट भी होंगे और अबायोटिक कंपोनेंट भी होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी आयोग ने भी पूछ रखा है। ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड बाय द बीपीएससी, कि बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है। बहुत इजी सवाल है ये। जैविक घटक कहने का मतलब सिंपल सा माइंड में जाना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी। अब आइए वायुमंडलीय आर्द्रता। अब वायुमंडलीय आर्द्रता ये क्या जीवित है, भाई नहीं, ये अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि अजैविक घटक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैस क्या जीवित चीजें है, नहीं, ये भी नॉन लिविंग है। तापमान, टेम्परेचर, ये भी नॉन लिविंग है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हरे पौधे यानी कि ग्रीन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक नहीं है। ये इजी क्वेश्चन है भाई, जैविक संगठक नहीं है। जैविक संगठक में मैंने आपको 3 चीजें बतलाई थी, याद करिए 3 चीजें। एक मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर के बारे यानी कि उत्पादक के बारे, सेकंड मैंने बताया था कंज्यूमर के बारे में, उपभोक्ता के बारे में, और थर्ड मैंने बताया था डीकंपोजर यानी कि विघटक जो होता है। तो यहाँ पे उपभोक्ता है बिल्कुल, प्रोड्यूसर है बिल्कुल, अपघटक है बिल्कुल, यानी कि जलवायु जो है इसका संगठक नहीं है, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्लाइमेट यानी कि जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है। ये ऑलरेडी मैंने 2-3 बार भी एक्सप्लेन कर रखा है, क्लींसिंग एजेंट के नाम से मैंने नोट्स में लिखा है, तो परेशान नहीं होना है। नोट्स में क्लींसिंग एजेंट यानी क्लीनर, क्लीनर कहने का मतलब है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम कौन करता है, आपका डीकंपोजर। अब कैसे, ये भी मैंने बताया कि जैसे कि कोई डेड बॉडी को जब जलाया गया तो जलने के बाद उसकी हड्डियां तो नहीं जल पाती है ना, वो बोन्स बच गया उस मिट्टी में। अब किसी में अन्य रिलीजन में क्या होता है, डेड बॉडी को क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है। अब दफनाने के बाद उसमें भी बहुत सारी हड्डियां हैं, या फिर वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यानी कि जो जटिल पदार्थ है वो क्या होता है भाई, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा। तो अब एक बात बतलाइए, अगर ये फिर जाता कहाँ है, अगर ऐसा ना हो तो फिर पूरे धरती में हड्डी ही हड्डी केवल मिलने लगे, यानी वेस्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल ही मिलने लगे। तो इसको करने का काम जो होता है ये डिकम्पोजर का काम होता है। ये करता क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब जो जटिल कंपाउंड है। अच्छा ये जटिल कंपाउंड कैसा है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, तो बोन्स है यानी हड्डी है, यानी कि इसमें और कार्बन प्रेजेंट है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। यानी कि ऑर्गेनिक में, सॉरी कॉम्प्लेक्स में कैसा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ऐसे छोटे 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 सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा, और ये क्या होता है आपके मिट्टी में मिल जाती है, जिससे मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है यानी कि फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे आप वहीं पे अगर कोई बीज रोप दिए तो उस बीज को क्या हो गया, सनलाइट तो मिला, साथ के साथ उसको न्यूट्रिशन भी उसको सॉइल से मिल गया। तो अब इसी कारण क्या हो गया, पर्यावरण भी आपका साफ हो गया, वो बोन्स भी टूट गया, वो सॉइल में मिल गया है, और यहाँ पे न्यूट्रिशन का क्या हो गया, रिसाइकलिंग हो गया है। समझ में आया ना कंसेप्ट। तो क्लींसिंग का भी कंसेप्ट, रिसाइकलिंग का भी कंसेप्ट, डिकम्पोजर का भी कंसेप्ट एक क्वेश्चन में। कौन सा सर्वाहारी नहीं है, निम्न में से कौन सा सर्वाहारी, सर्वाहारी कहने का मतलब क्या है, ओमनीवोर।
जो शाकाहारी भी है, जो मांसाहारी, यानी कि जो शाका यानी कि ग्रीन प्लांट को भी लपेटेगा और जो मांस को भी लपेटेगा। तो चूहा की बात किया जाए, चींटी। अच्छा, यहाँ पूछा ये गया कि कौन सर्वाहारी नहीं है, ये ध्यान रखना है कौन सर्वाहारी नहीं है भाई। देखिए अगर बात किया जाए चूहे की, तो चूहा क्या है आपका, सर्वाहारी है भाई। सर्वाहारी कहाँ से, चूहा नहीं है, भालू भी नहीं है, चींटी भी नहीं, यानी सांप जो है सर्वाहारी नहीं है, ठीक है। ये सांप केवल और केवल मांसाहारी होता है। सांप जो होता है वो आप कार्निवोर्स में इसको रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है वो। 24th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला यानी कि जो फूड चैन है, फूड चैन याद आ रहा होगा, बहुत डिटेल हमने बात की है। फूड चैन का जो दूसरा ट्रॉपिक लेवल क्या है, देखिए दूसरा ट्रॉपिक लेवल, सबसे पहले हम लोग बना ले रहे हैं एक फूड चैन को। ये ग्रास हो गया आपका, ये आपका इंसेक्ट आ गया, कोई इंसेक्ट ने को लपेट किसने लिया, मेढक ने लपेटा है, और मेढक को किसने लपेट लिया है, स्नेक ने लपेट लिया। तो ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर। तो अब बात कर लेते हैं ट्रॉपिक लेवल की, क्योंकि क्वेश्चन है ट्रॉपिक लेवल से। ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। क्वेश्चन ये है कि कौन सा फूड चैन में आपका दूसरा ट्रॉपिक लेवल पाएगा। तो दूसरा ट्रॉपिक लेवल ये हो गया, कौन आ रहा है, इंसेक्ट, यानी कि जो कीड़े हैं। तो ऑप्शन में अब आपको देखिए यहाँ पे, देखिए अब ये चीज आपको अप्लाई करना सीखना होगा एग्जामिनेशन में, कि यहाँ ऑप्शन में तो है नहीं भाई। तो देखिए ये ग्रास को लपेट कौन रहा है, चूहा लपेट रहा है, ठीक है। तो घास तो हो नहीं सकता, घास तो प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पाएगा। सांप उच्च स्तर का मांसाहारी है, यानी कि कार्निवोर्स हो गया, यानी उच्च स्तर पे जाएगा, ट्रॉपिक लेवल फोर्थ फिफ्थ में जाएगा। चील टॉप कंज्यूमर में जाएगा, यानी कि सेकंड में कौन आएगा, ये चूहा, यानी रैट ही आने वाला है। चलिए ठीक है। 25th क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र। अच्छा क्वेश्चन है ये, जो इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया है। इकोसिस्टम की संकल्पना को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर रखा है, टांसले साहब जी के बारे, आर्थर टांसले ने एक्सप्लेन किया है, इनको डिफाइन किया है। इकोसिस्टम क्या है वो मैंने बता रखा। 26th क्वेश्चन, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें समझने वाली चीजें, जैसे कि स्वापोषी का कंसेप्ट क्या है। देखिए स्वापोषी का कंसेप्ट कहने का मतलब है ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप मतलब क्या है कि जो अपना खाना स्वयं बनाएगा, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट हो गए, ठीक है ना, ध्यान से समझना है। स्वापोषी में याद रखना है जितने भी ग्रीन प्लांट और कुछ सर्टेन आपके ब्लू ग्रीन अलगाई, जो बेस्ट एग्जांपल है आपका साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और जहां क्लोरोफिल आ गया यानी कि वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। यानी कि एक तो ये चीज यहां पे क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कुछ जीव जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोत, ये भाई समझ में आ रहा ना। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्या है, एक ये एक बायोटिक कंपोनेंट है, यानी कि इसमें क्या है, कार्बन एब्सेंट है, यानी ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, इनऑर्गेनिक सोर्स हो गया। तो इससे प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है। अब आइए, यानी कि केवल और केवल जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं है, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही उसको खाना यानी कि फूड मिल पा रहा है। तो ऑटोट्रॉप तो भाई क्या है, ऑटोट्रॉप समझिए, यही इसका सही उत्तर भी है। 26 का ऑप्शन ए ही सही है। कैसे समझिएगा, स्वापोषी क्या है, ग्रीन प्लांट है। अब ये ग्रीन प्लांट अपना खाना कैसे बना रहा, फोटोसिंथेसिस से, यानी कि सनलाइट से। सन से कितना % एनर्जी ये प्लांट लेता है, तो सन से मात्र 1%। जस्ट ऐसे समझिए कि सन के पास अभी 100 रुपए है, तो 100 रुपए में मात्र 1 रुपए लेकर के ही ये प्लांट खाना बना लिया है, और इस प्लांट पे ही ये पूरा यूनिवर्स यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड जीवित है। मतलब द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये पूरा जो सोर्स यानी कि ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं, सनलाइट। अगर ये सूर्य रहा नहीं तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ही क्या है भाई, पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरे ग्रह पे जाएंगे, दूसरे ग्रह पे जीवन को अपना रिसर्च करेंगे। जैसे अभी क्या है, चंद्रमा पे बातें चल रही है, मून पे बातें चल रही है, क्योंकि कुछ समय के बाद ये पृथ्वी में क्या है, जीवन यापन करना संभव नहीं होगा। क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो हर ईयर 5 to 10% डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है भाई, एक समय एक ऐसा आएगा जहां पे हम और आप घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे दोपहर में। सारी चीजें, सारी काम रात में ही होगी, सारी ऑफिसेस रात में ही खुलेगी, सारी दुकानें रात में ही खुलेगी, क्योंकि जो दिन का टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा। ये आने वाले समय की बात है, क्योंकि हम और आप जो मानवीय हस्तक्षेप है,
जो इतना ज्यादा ही हम लोग क्लाइमेट से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका ग्लोबल वार्मिंग में हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये ऑलरेडी कई सारे रिपोर्ट भी जारी कर रखे, कई सारे इंपॉर्टेंट जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड संस्थान है, जैसे यूएनडीपी हो गया, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो गया, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारी चीजों को देखते हैं, इन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया कि आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा। इसलिए जितना हो सकता है हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि भाई अगर इन्वायरमेंट का ही तबियत खराब हो गया तो बताइए आपका तबियत कैसे सही रहेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ये है कि क्वेश्चन ये बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोत से। तो भाई ये प्लांट क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी ले रहा है ना। सोलर एनर्जी ले रहा है मतलब क्या है, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से ऊर्जा, यानी ये क्या है आपका अकार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं है। यहाँ पे गैसेस उपस्थित है, प्लांट को मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा होता है। तो ये कार्बनिक पदार्थ से ही ये खाना बना ले रहा है ना, अकार्बनिक पदार्थ से ही बना ले रहा। तो वो कौन करता है, स्वपोषी करता है। अब एक आपको एक चीज मैं और बता दूं सैप्रोफाइट्स के बारे में, यानी कि मृत जीवी। मृत जीवी होता क्या है, देखिए वे जीव, ध्यान से सुनना है, मृत जीवी किसे कहेंगे, वे जीव जो डेड प्लांट जो होते हैं, यानी कि जो प्लांट डेड हो गए हैं या फिर जो ऑर्गेनिज्म डेड हो गए हैं ना, उसमें जो घुलित रूप से जो कार्बनिक यौगिक को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे समझिएगा मृत जीवी का कंसेप्ट, इसको देखिए इंग्लिश में आपको ऑप्शन में मिल जाएगा सैप्रोफाइट के नाम से, ठीक है। सैप्रो SAPRO सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का मतलब क्या है समझिएगा। ये सैप्रोफाइट जो आप देख रहे हैं इसको भोजन मिलता कैसे है, जो डेड प्लांट है, ठीक है ना, डेड प्लांट है या कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है, तो ये डेड प्लांट और डेड ऑर्गेनिज्म जब ये क्या हो गया, डेड हो गया है, तो डेड होने के बाद ये जो सैप्रोफाइट है, ये मृत जीवी क्या करते हैं, इसमें कार्बन उपस्थित है भाई। अब इसको के जो कार्बन इसमें जो उपस्थित है ना, इस डेड प्लांट से ही इसको क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। ये हो गया मृत जीवी। तो नाम में ये मृत है, यानी मृत जीव से, यानी मृत प्लांट या मृत जीव से ही इसको क्या मिलेगा, खाना मिल जाता है। एक होता है पैरासाइट, पाराजीवी, मैंने कल बतला दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 के बाद 27 क्वेश्चन में। मृत पोषी, देखिए आ ही गया अगला क्वेश्चन, जिसमें हमने अभी आपको काफी डिटेल समझा भी दिया है कि मृत जीवी के बारे में होता क्या है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे मृत जीवी पोषण क्या है, तो देखिए इसके लास्ट ऑप्शन पे आप देखेंगे, गौर करेंगे, जीव जो है अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है, यही मैंने बताया, और इसका सही उत्तर भी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, आगे थोड़ा फास्ट करेंगे अब, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन कराने, क्योंकि वो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ही आपका कंसेप्ट बिल्डअप करने वाला होगा। 28 में क्या बोला गया है, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो भाई क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉप कहते हैं। सिंपल सा सवाल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। 29, उन पशुओं को क्या कहा जाता है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ओमनीवोर्स यानी कि सर्वाहारी कहते हैं। इजी क्वेश्चन ये भी, 29 का सी हो गया। नेक्स्ट 30, ये बहुत सही क्वेश्चन है और ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में कराया, और आज भी ऑलरेडी हम ये क्लास में कर लिए क्वेश्चन, और फिर से आपको देखिए एनटीपीसी के 2021 में पूछ लिया गया। वह संकीर्ण क्षेत्र, वह नैरो एरिया जहां भूमि भी है, जहां जल भी है, जहां वायु भी मिलते हैं, जहां जीवन क्या है भाई, जीना पॉसिबल है, उसको जैवमंडल यानी बायोस्फीयर कहेंगे। 31, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्न करणीय पदार्थ है। पहले तो ये समझ लीजिए मेरे भाई कि जैव निम्न करणीय पदार्थ का मतलब होता क्या है। जैव निम्न करणीय पदार्थ का मतलब है जो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना, बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब मैंने क्या बताया था, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। तो निम्नलिखित में से क्या जैव निम्न करणीय पदार्थ है। पॉलीथीन, क्या ये इसका बायोडिग्रेडेबल पॉसिबल है, नहीं है। मतलब समझिए दो वर्ड है, पहले दोनों वर्ड को क्लियर ही कर लेते हैं अच्छे से। देखिए दो वर्ड है, एक हिंदी में भी पहले लिख ले रहे हैं और इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में लिख ले रहे हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना, बायोडिग्रेडेबल हो गया ये आपका। और एक होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल का हिंदी मीनिंग हो गया आपका जैव निम्नीकरणीय, ये यहाँ आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, जैव निम्नीकरणीय हो गया, और ये हो गया अजैव, ठीक है ना, ये हो गया आपका अजैव निम्नकरणीय। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब ये है कि जो बायोडिग्रेड कर जाए, डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ नॉन डिग्रेड होगा, यानी कि जिसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए पॉलीथीन भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल है, पूछा है आपको बायोडिग्रेडेबल का, कांच ये भी नहीं ब्रेक डाउन करेगा, एल्युमिनियम कैन ये भी नहीं, लेकिन प्लांट, अब देखिए जब प्लांट डेड हो जाता है तो टूटने के बाद सॉइल में आता है,
सॉइल में क्या प्रेजेंट है आपका, बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, और कवक है। उसने क्या किया, उस प्लांट का ब्रेक डाउन किया है और वो फिर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उस सॉइल में मिल गए हैं, और यहाँ पे आपने बीज रोपा तो इस बीज को यहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिल गया, तो भाई ये बायोडिग्रेड हो गया ना आपका प्लांट। तो कौन हो गया इसका सही उत्तर, आपका प्लांट। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। 32, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। इजी क्वेश्चन है, यानी कि आपसे पूछा गया है अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है मतलब, अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब जो नॉन लिविंग है। तो अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है तो सूर्य का प्रकाश यह अबायोटिक है, जल अबायोटिक है, मृदा अबायोटिक है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्या है, ग्रीन प्लांट में किस में आएगा भाई, ये आपका बायोटिक में आएगा, यानी कि जैविक घटक के अंदर आएगा। 32 भी क्लियर है। चलिए 33 क्वेश्चन, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटित, यह अभी ऑलरेडी मैंने करवा दिया, देखिए ये भी ऑलरेडी पूछा गया सवाल है कई बार। उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण डेड या फिर जो डिग्रेडेबल जो कंपोनेंट्स है या मैटर है में विलियन के रूप में प्राप्त करते हैं। वो क्या हो गया आपका, मृत जीवी पोषण। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, मृत जीवी पोषण। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, हरे पौधे और कुछ जीवाणु, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया था कि ग्रीन प्लांट जो है और कुछ जीवाणु में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया अलगई हो गया, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल अपना भोजन का निर्माण करते हैं, स्वयं करते हैं। तो कौन सी पोषण क्रिया में आती है, ये क्या हो गया भाई, स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉप्स हो गया। चलिए 35, खाद्य श्रृंखला के यानी कि फूड चेन के तीसरे पोषण स्तर में निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया, ये मैंने बता दिया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ये क्या हो गया आपका, प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन सी। 35 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट 36, अब यहाँ पे दिया गया क्या है कि उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में कौन, मतलब कि खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है, मतलब कि कौन इसमें जो है फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले क्या आएगा आपका, प्रोड्यूसर ही आएगा। ठीक है ना, सबसे पहले प्रोड्यूसर आएगा। प्रोड्यूसर को कौन लपेटेगा, शाकाहारी यानी कि हर्बीवोर्स, ना कि मांसाहारी, यानी कि ये तो गलत हो गया। सही हो गया आपका कौन, प्रोड्यूसर का बाद आपका शाकाहारी, मांसाहारी यानी कि निम्न मांसाहारी फिर उच्च मांसाहारी बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया यानी हर्बीवोर्स हो गया, उसके बाद कार्निवोर्स हो गया, देन ओमनिवोर्स हो गया। ये आपके ओल्ड एग्जामिनेशन में देखिए पूछे गए क्वेश्चन है। प्राथमिक उपभोक्ता की बात की जाए यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर की बात की जाए तो प्राइमरी कंज्यूमर में आप किसे रखेंगे, ठीक है ना, शाकाहारी को रखेंगे भाई, सिंपल सी बात है। हर्बीवोर्स को रखेंगे, बात ही नहीं उठता है। सेप्रोफाइट की, सेप्रोफाइट क्या है भाई, जो डेड प्लांट को केवल खाता है या फिर डेड ऑर्गेनिज्म में जो उपस्थित जो कार्बनिक कंपोनेंट है उसको वो लेकर के अपना भोजन या फिर जीवन यापन करता है। ठीक है, मांसाहारी तो भाई ये फर्स्ट में नहीं आएगा, ये सेकेंड में आ सकता है, लेकिन निम्न मांसाहारी भी बोल सकते हो वहां पे। 38 में आते हैं, अगला सवाल। मिट्टी की जो सॉइल है ना, सॉइल के जो प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवी, मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं, क्या कर रहा था, तो सिंपल सी बात है, ये कीटनाशक ही आपके यानी जो पेस्टिसाइड हैं आपके उसको ही हम लोग करते हैं ना। देखिए समझिए क्या क्वेश्चन है, मिट्टी को प्रदूषण करने वाला जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करता, तो मिट्टी का प्रदूषण करने वाला कौन है, जो हम लोग ही छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड का। नेक्स्ट 39, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, याद करना होगा ये क्वेश्चन, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो इनका संबंध किससे है, किस क्षेत्र से ये पूछा, तो याद रखिएगा इकोसिस्टम से, पारिस्थितिकी से है इनका संबंध। नेक्स्ट, एक खाद्य श्रृंखला यानी कि एक फूड चेन में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक है, भाई मैंने पहले ही कहा था कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन किसकी होगी, तो मैंने बताया था किसका, आपको मैंने बताया था प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर के पीछे का भी लॉजिक बताया था कि एक बात बतलाइए, अगर प्रोड्यूसर है यहाँ पे, ठीक है ना, अगर इसकी पॉपुलेशन कम हो जाए और जो इसको कंज्यूम करने वाले यानी कि मार्केट में फल कम है और खाने वाले लोग ज्यादा है, तो किसकी संख्या कम हो जाएगी भाई, फल खत्म हो जाएंगे, आप भूखे रह जाएंगे। इसका मतलब मार्केट में क्या अधिक होना चाहिए, फल अधिक होना चाहिए। उसी प्रकार इस इन्वायरमेंट में बात किया जाए तो सबसे अधिक पॉपुलेशन किसकी होगी, प्रोड्यूसर की, प्राइमरी कंज्यूमर की, सेकेंडरी कंज्यूमर की। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी कंज्यूमर की, देन प्रोड्यूसर की, देन प्राइमरी कंज्यूमर की, देन सेकेंडरी कंज्यूमर की। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा, ये मैंने बहुत एक्सप्लेन अच्छे से किया भी है क्लास लेक्चर में, तो आप उसको देख लेंगे। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, फूड चेन में बोला क्या गया है, खाद्य श्रृंखला में जो प्राइमरी कंज्यूमर है और जो माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है, यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है और जो सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर, जो भी
सेंट्रल लेवल पे जो मतलब कि माध्यमिक उपभोक्ता जो है उनके बीच अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, तो समझते हैं क्या है डिफरेंस। क्वेश्चन है ये, ऑप्शन में ये है कि प्राथमिक उपभोक्ता पौधे को खाते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो ग्रीन प्लांट को ही खाते हैं। जो ग्रास को लपेटा किसने, चूहे ने, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर क्या है भाई, शाकाहारी होता है, ठीक है। और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। अन्य उपभोक्ता यानी यहां पर बोला गया और अन्य जो भी उपभोक्ता है, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और माध्यमिक उपभोक्ता भी बोल सकते हैं, पौधों को भी, पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। विघटित पदार्थ खाते हैं ये नहीं भाई, ये जो सेकेंडरी प्राथमिक जो जो आपके देखिए समझिए, ये आपका प्रोड्यूसर है, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या हो गया आपका शाकाहारी हो गए, और ये क्या हो गया मांसाहारी, यानी कि सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया ये आपका। तो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या प्लांट को खाएगा, ये तो भाई कार्निवोर्स है, मांसाहारी, ये तो खाएगा नहीं, खाएगा किसको, इसको खाएगा। तो यहाँ लिखा गया अन्य उपभोक्ता जो है पौधे को खाएगा, तो ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन देखना है हमें कि प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते, बिल्कुल सही बात है। माध्यमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते, ये बात सही है कि ये जो आपकी जो प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, आपका सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा। और फिर यहाँ पर टर्सरी कंज्यूमर है तो ये इसको खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा या फिर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट लिखा भी गया है, ये ऑप्शन सही है। प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं खाते हैं। माध्यमिक कहने का मतलब है कि सेकेंड कंज्यूमर, तो ये किसको खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर को ही खाएगा, है ना जी। चलिए, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो अगला भी अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये गलत है, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर पौधे और विघटित पदार्थ को नहीं खाते, केवल ग्रीन प्लांट्स को ही खाते हैं। इस ऑप्शन को भी गलत कहेंगे, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, ऐसा तो है नहीं भाई, प्राथमिक उपभोक्ता अन्य कंज्यूमर को कैसे खाएगा, कभी भी एनर्जी का फ्लो क्या अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, नहीं, यूनिडायरेक्शनली है, वो भी कहाँ से, प्रोड्यूसर से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे चलते चले जाएंगे। अगला इकोटोन, ये अच्छा है, ये इस कंसेप्ट को भी हमें पढ़ना था, इस जो छूट गया था, जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं अभी। इकोटोन होता क्या है इसको समझ लेते हैं एक बार। इकोटोन की अगर बात की जाए, इकोटोन हिंदी में भी इकोटोन ही कहेंगे इसे। देखिए अभी हमने आपको समझाया था बहुत सारे इकोसिस्टम के बारे में, तो टू डिफरेंट कम्युनिटी, ठीक है ना, टू डिफरेंट कम्युनिटी के बीच का जो नैरो एरिया होगा, उसके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होगा, यानी ओवरलैप्ड एरिया, जैसे समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे कोई झील होगा, ठीक है ना, यहाँ पे झील है और यहाँ पे समुद्र है, समुद्र से ही तो झील का निर्माण होता है। एक तो आर्टिफिशियली भी हम लोग निर्माण कर लेते हैं और एक आपका क्या है, नेचुरली भी बनता है। तो अब यहाँ पे देखिए जो झील है, यहाँ पे भी झील में क्या है, बहुत सारी मछलियां होंगी, और ये समुद्र है तो यहाँ पे भी क्या होगा, समुद्र में भी मछलियां होंगी। तो यहाँ पे इसके कारण जो है ना, ये झील का निर्माण हुआ, तो ये क्या करता है, ये समुद्र इसमें ओवरलैप्ड कर गया, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र, ठीक है ना, दो भिन्न समुदाय का एक विशेष क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे जो क्षेत्र हो गया, जैसे कि ये हो गया झील और ये हो गया समुद्र, ठीक है, ये झील हो गया, ये समुद्र, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओवरलैप्ड एरिया, यहाँ पे झील का भी पानी है, समुद्र का भी पानी हो गया, ठीक है। तो दो भिन्न समुदाय के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है उसे ही हम इकोटोन कहते हैं, जहां दो बायोमास मिलते हैं। आप ऐसे भी समझिए, जहां दो बायोमास मिलेंगे, इकोटोन। बायोमास मतलब क्या हो गया, मास के आधार पर हमने पिरामिड को डिसाइड किया था। तो ये एक इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम का जो दोनों ओवरलैप्ड एरिया हो गया, उस ओवरलैप्ड एरिया को हम इकोटोन कहते हैं। एक ये कम्युनिटी है, एक ये कम्युनिटी है, तो ओवरलैप्ड एरिया को हम इकोटोन कहते हैं। समझ में आ गया ना भाई, इकोटोन क्या होता है। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन देखते हैं। इकोटोन वहाँ, इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं, ठीक है ना, जहाँ दो बायोमास मिलते हैं, ये मैंने बताया अभी, ऑप्शन ए सही होगा। 43, एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। यस, निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है, या मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, यही सही ऑप्शन है। 43 का ऑप्शन है, यहीं पे इसको समाप्त करके आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि अगर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ह्यूमन मेड है भाई ये। नेक्स्ट, या पारिस्थितिकी तंत्र ही नहीं है ये भाई, ऐसा तो नहीं एक मैन मेड बनाया गया, यानी कि कृत्रिम एक पारिस्थितिकी, इसे केवल एक प्रजाति कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 44 क्या है, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही, किस कारण जो है लुप्त होते जा रही है। आवास विखंडन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है, जो आवास का जो विखंडन हो रहा है, आवास विखंडन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब समझिए एक इंपॉर्टेंट चीज है आवास का कंसेप्ट, और ये आवास को भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि आवास कहते किसको है। देखिए जो जीव है और जो प्लांट है, या फिर जिसको आप बोल सकते हैं पौधे, ठीक है ना, तो वह स्थान, समझिएगा, वह स्थान
जहां जीव निवास करते हैं। कोई भी जीव हो सकता है, चाहे वो प्लांट ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या फिर एनिमल ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, यानी कि पौधा जीव हो सकता है या फिर कोई एनिमल जीव हो सकते हैं। जहां पे रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। जहां संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करता है, जहां संपूर्ण जैविक, याद रखिएगा एक वर्ड है जैविक, जहां संपूर्ण जैविक समुदाय मतलब जो क्या हो रहा होगा, सांसें ले रही होगी, जैसे कि जीव हो गए, एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, तो वो जहां रह रहे हैं ना उसी को क्या कहते हैं, आवास कह देते हैं। लेकिन एक वर्ड आपको और भी मिलेगा, होप सो आगे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, निकेत। ये सब बीपीएससी जेपीएससी में पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्लास में बीपीएससी जेपीएससी लेवल पे जो क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी में आए हैं, यूपी पीसीएस में आए हैं, उसके भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब समझते हैं कि ये निकेत की बातें क्या होती है। निकेत को इंग्लिश में कहते हैं निश्च भी कहते हैं, NICH, निश्च भी कहते हैं। ये होता क्या है समझिए, एक आवास है। ये आवास मतलब क्या है, जैविक समुदायों का रहने का एक स्थान है, जहां पे जीव और प्लांट, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े, जीव जंतु रह रहे हैं, उसको हम आवास कहते हैं। तो एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, समझ में, ये एक आवास हो गया भाई, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक आवास हो गया। अब इसमें कई सारे निकेत हो सकते हैं, एक हो गया ये निकेत, दूसरा निकेत, तीसरा निकेत, चौथा निकेत, ये पांचवा निकेत, ये छठा निकेत, सातवां, यानी आवास के अंदर ही क्या होगा, आपका निकेत होगा। निकेत के द्वारा हम किसी भी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में उसके स्थान का पता चलता है। मतलब जैसे कि कोई एक स्पेसीज है, जो एक स्पेसीज प्रजाति का है, जो एक विशेष इकोसिस्टम में पाया जाएगा, एक यहाँ पर आपको मिलेगा, ये पूरे आवास में वो नहीं रह पाएगा, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहीं पर रह पाएगा, तो ये हो गया उस प्रजाति का एक निकेत। समझ में आया ना। तो ये निकेत क्या बतलाएगा कि कोई भी प्रजाति कहाँ जीवित रह पाएगा, या उसको जीवित रहने के लिए, एक मिनट, उसको जीवित रहने के लिए क्या रासायनिक पदार्थ चाहिए, ठीक है ना, क्या रासायनिक पदार्थ चाहिए, कैसी भौतिक सिचुएशन होनी चाहिए, वो सारे कारक आपको ये निकेत ही बताती है। तो निकेत और आवास के बीच का डिफरेंस समझ में आया क्या है। हमने ये बताया कि आवास हम उसको कहते हैं जहां सारे जैविक समुदाय रहते हैं, लेकिन इस आवास के अंदर ही आपको बहुत सारे निकेत मिलेंगे। अब डिपेंड करता है जो प्रजाति है उसकी जो भी सर्कमस्टांसेस है, भौतिक अवस्था, यानी कि उनको कितना टेम्परेचर में, कितने तापमान को वो झेल पाएगा, उसके अकॉर्डिंग वहां पे ही वो मिलेगा। तो एक स्पेसिफिक, एक प्रजाति का जो आप बोल सकते हैं कि कार्यात्मक या जो कार्यात्मक इकाई है वो कैसे कार्य करेगी, वो हमें निकेत से ही पता चल पाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या है आवास। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज जो आप देख रहे हैं पशुओं की प्रजातियां लुप्त होती जा रही है, मेनली आवास विखंडन हो रहा है उनका, क्योंकि अभी जैसे कि एक तो हमारे क्लाइमेट में लगातार चेंजेस मिल रहे हैं, तो उस चेंजेस के कारण टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, वर्षा हो रही है या वर्षा नहीं भी हो रही है, जिसके कारण अब जीव क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि अब ये जैसे यहाँ पे कोई एक जीव रह रहा था, एक निक्ष में, एक निकेत में रह रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्लाइमेट इतना खराब है, वर्षा हो नहीं रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होते जा रहा है, तो यहाँ की प्रजाति अब शिफ्ट करके वो उस वातानुकूलन जगह को खोजेगा, उस निश्च को खोजेगा। तो ये विखंडन हो गया, आवास विखंडन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, 45th। जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए भाई, जीव और पर्यावरण के बीच के अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। चलिए 45th हो गया। 46th क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, अभी हमने बताया भी आपको, बायोमास कहलाते हैं। बायोमास मतलब क्या, बायोमास का मतलब क्या समझ में आ रहा, बायोमास यही है ना, बायोमास। मास मतलब हो गया द्रव्यमान, बायो मतलब जो जीवित चीजें, जीवित चीजें पौधे हैं, उसके जो अंग होंगे, उसमें जो वनस्पतियां होंगे और जो भी जैविक अवशिष्ट होंगे, वही से तो उसका मास डिपेंड होगा ना, तो बायोमास उसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन। वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है। वनस्पति और जीवों का उल्लेख कहाँ पे आपको मिलेगा, पौधे और जानवर में। भाई सीधा पौधे में क्या मिलेगा, वनस्पतियों का उल्लेख, और जीवों का उल्लेख कहाँ मिलेगा, जानवरों में। तो 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। चलिए अब ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिया, अब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने हैं भाई। एग्जाम्पलर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 10-12 क्वेश्चन ही होगा, जो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आएगा कि किस लेवल पे एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है और हम लोगों ने क्या पढ़ा भी है और वाकई वर्थ इट है भी या नहीं की। चलिए तो क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं एक एक करके हम लोग। चलिए यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ हालांकि टिक कर दिया गया, नोट्स था इसलिए हमने बनाया था। चलिए कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन आपको बोला गया इन एंड इको, हिंदी इंग्लिश सब कर देंगे, कोई टेंशन की बातें नहीं है। इंग्लिश में लिखी है लेकिन मैं हिंदी आपको डिक्टेट कर दूंगा। इन एन इकोसिस्टम द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर, क्या हो गया भाई,
इन एन इकोसिस्टम द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ, समझिएगा क्वेश्चन हिंदी में पढ़ ले रहे हैं हम लोग कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में पता है आपको जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है कितना, 10% एनर्जी का क्या होता है ट्रांसफर होता है। तो 10% जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में किस फॉर्मेट में, पूछा गया किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो हीट के फॉर्म में 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। समझिए क्वेश्चन को, ये है आपका ग्रास, ग्रास को लपेटा इंसेक्ट कीड़े ने, कीड़े को लपेटा आपके मेढक ने, ठीक है। अब बस इतना ही रखते हैं। तो इसने भाई क्या किया है, सोलर एनर्जी से अपना फूड बना लिया है, ठीक है। 90% ये अपना एनर्जी अपने ऊपर ही लॉस कर लिया या हीट के ऊपर, हीट्स के फॉर्म में निकल गया। 10% ये एनर्जी कहाँ चला गया, इंसेक्ट में। तो ये एनर्जी 10% जो जा रहा है किस फॉर्मेट में जा रहा है, फूड के फॉर्मेट में जा रहा है। एज ए फूड ये ले रहा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन है। तो ये कौन से फॉर्मेट में जा रहा है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा एनर्जी के फॉर्म में जाएगा आपका, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी। चलिए भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो अगला सवाल जो आपके पूछे गए हैं, एग्जाम्पलर में दिए गए क्वेश्चन है, इन एन इकोसिस्टम, ठीक है ना। इन एन इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में 90% एनर्जी जो होती है लॉस हो जाती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में 90% जो ऊर्जा है वो लॉस हो जाती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे जाने पे। किस फॉर्म में लॉस होती है, तो आपको अभी मैंने बताया हीट एनर्जी, उष्मा के फॉर्म में लॉस हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, organism of a higher tropic level which feed on several type of organism belonging to a lower tropic level constitute the, मतलब यह समझिए बोला गया कि कोई जीव जो है हायर ट्रॉपिक लेवल पे है, which feed on several type of organism belonging to a lower tropic level, मतलब ये बोला गया है कि कोई भी जीव जो है, जैसे कि ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ठीक है, ये आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ये मतलब हो गया उच्च स्तरीय का पोषण स्तर, हाई ट्रॉपिक लेवल पर उपस्थित कोई जीव है, जैसे कि आपका स्नेक है। ये मान के चलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम इंसान को ही रख ले रहे, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान के चलते हैं यहाँ पे मानव है, ठीक है। अब ये मानव क्या कर रहा है, उच्च स्तर पे स्थित है। यहाँ पे भाई मान के चलते हैं आपके, यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ बकरी को, ठीक है, यहाँ पे मैं मुर्गा को भी रख दे रहा हूँ। ये आपका हो गया प्लांट, फल फूल हो गया। तो ये भाई इसको भी लपेट सकता है कि नहीं, मानो इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है और इसको भी खा सकता है। तो वही बोला गया है। तो अब ये कैसे बनता है, ये क्या बन गया, एक अलग एक फूड चेन बन गया, एक ये फूड चेन बन गया, एक फूड चेन ये बन गया और एक फूड चेन ये बन गया। तो 3 फूड चेन यानी एक से अधिक फूड चेन। तो इंटरकनेक्शन फूड चेन को क्या बोलते हैं, फूड वेब कहते हैं। चलिए इसका फिगर देखिए, एनसीईआरटी में ये रहा भाई, देखिए हुआ क्या भाई। अब ये जो टाइगर को आप जो देख पा रहे होंगे, ये टाइगर को कहाँ कहाँ से खाना मिल रहा है, एक तो इसको भी लपेट रहा है, ठीक है, उसके बाद इसको भी लपेट के खाना मिल जा रहा है इसको, ठीक है ना। या इसी को देखेगा तो इसको भी लपेट के मिल रहा है, इसको भी लपेट के मिल जा रहा है, इसको भी, यानी कि उच्च ट्रॉपिक लेवल पे जो है वो एक से अधिक जो निम्न ट्रॉपिक लेवल जो है उससे खाना प्राप्त कर लेता है। तो ये कहाँ आपको मिलेगा, तो फूड वेब में, खाद्य जाल में ही आपको देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन में कि कहाँ मिलेगा देखने को, तो फूड वेब में मिलेगा। देखिए हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल में उच्च स्तरीय जो पोषण स्तर है उस जो फीड करता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है जो उच्च स्तर पर स्थित है, जैसे कि हम लोग मानव है। तो जो निम्न स्तर पर, जैसे कि टर्सरी में जो बकरी हो गया उसको भी खा सकते हैं, प्राइमरी में जो फल फूल है उसको भी खा सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो लोअर ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं तो वो कहाँ होगा, फूड वेब में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, यानी ये तो इजी क्वेश्चन है, कौन से डायरेक्शन में, तो यूनि डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट, accumulation of non-biodegradable pesticide in the food chain in increasing amount at each highest tropic level is known as, तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि accumulation of non-biodegradable pesticide, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो बायोडिग्रेड नहीं करेगा। अब जैसे जैसे ये क्या करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते चला जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाती है, इसी हम बायोमैग्निफिकेशन का नाम देते हैं, जैव आवर्धन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the given food chain suppose the amount of energy at 4th tropic level is 5 kilojoule, what will be the energy available at the producer level। क्वेश्चन हिंदी में समझते हैं कि कोई एक खाद्य श्रृंखला है जिसमें बोला गया है कि जो ऊर्जा जो है चतुर्थ पोषण स्तर पे 5 किलो जूल है, तो व्हाट विल बी द, तो आपको बताना है कि उत्पादक के पास एनर्जी कितना होगा। जैसे देखिए ये हो गया प्राइमरी, सॉरी ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका क्वार्टरली कंज्यूमर, ठीक है। अब बोला गया कि 4 ट्रॉपिक लेवल पे, तो ये हो गया आपका कौन सा ट्रॉपिक लेवल, चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका, चलिए यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये रहा आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ग्रास, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे ग्रास हॉपर यानी ग्रास को खाने वाला जीव,
थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे फ्रॉग, और फोर्थ पे स्नेक है, और फिफ्थ में हॉक हो गया। तो अब आपको बोला गया जो स्नेक है इसके पास एनर्जी कितना है, 5 किलो जूल है। अब आपको बोला गया कि ग्रास का निकालिए, तो हमने आपको बताया था 10% ट्रांसफर होता है, तो इसके पास कितना होगा, इसका 10% करेंगे तो 50, 50 का 10% करेंगे तो 500, 500 का ट्रांसफर करेंगे 10% तो 5000, तो 5000 किलो जूल इसका सही हो जाएगा। किसके पास, प्रोड्यूसर। तो किसी का भी पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, 10% से कैलकुलेशन कर लेंगे मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फूड चैन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज, आपको थर्ड ट्रॉपिक लेवल किसके द्वारा, कार्निवोर्स के द्वारा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये तो मैंने आज कराया भी भाई बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि और ग्रीन प्लांट और ब्लू गिलिन अर्गई आर प्रोड्यूसर। देखिए गलत स्टेटमेंट बताना, ये स्टेटमेंट तो सही है ना, तो ये तो सही बात है, सारे ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन अलगाई प्रोड्यूसर उत्पादक होते हैं। ग्रीन प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं, ग्रीन प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी से, जिसमें हम क्या बोलते हैं उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहां लिखा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो हरे पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं सूर्य की एनर्जी को लेकर के, गैस को लेकर के, पानी को लेकर के, तो ये सारे गैस, पानी, सोलर एनर्जी, ये सभी क्या है, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है, यानी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के फूड बनाता है। यहां लिखा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब, मतलब बोला गया कि ये मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो प्लांट करती है, तो सोलर एनर्जी का कितना परसेंट एनर्जी लेकर के खाना बना लेती है, तो मात्र 1% एनर्जी। इन गिवन फिगर द वेरियस ट्रॉपिक लेवल आर सोन इन अ पिरामिड एट विच ट्रॉपिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी लेवल। तो हमने बताया था भाई कि जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी डिक्रीज होता है। एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगा, T1 में, तो T1 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी होगा, अधिक होगा, आपको पूछा भी गया मैक्सिमम एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ फूड चेन, बोला गया इनमें से कौन सा वर्ग जो है फूड चेन का भाग नहीं होगा। जैसे ग्रास है, लायन हो गया, खरगोश हो गया, भेड़िया हो गया, ये हो गया प्लैंकटोन। अब देखिए यहाँ पे प्लैंकटोन को मानो तो खाएगा नहीं ना भाई, मछली खा सकता है, मानो होगा नहीं, यानी है कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए फूड चेन नॉट है, यहाँ पे कौन नहीं होगा, तो एक तो ये बी नहीं होगा, तो बी कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे बी है, यस एक ऑप्शन है, यहाँ ए का भी ऑप्शन है, ठीक है, एक ये हो गया। ए तो भाई नहीं हो सकता, ये तो है बिल्कुल, ग्रास है, शेर है, खरगोश है, रेडियो, यानी ये तो होगा नहीं, ए बी, बी यहाँ है, और बाकी ये देखिए एक ही ऑप्शन में बी यहाँ पे दिख रहा है, ये ए तो भाई बिल्कुल फूड चेन हो सकता है, इसीलिए इसको मैंने हटा दिया, ठीक है ना। ये देखिए ऑप्शन से भी कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने ये बोला कि पहला ये देखा तो ग्रास को कौन खा रहा, खरगोश खा रहा, खरगोश को कौन खा सकता, भेड़िया, भेड़िया को कौन खाएगा, सेल, तो ये एक फूड चेन बन गया। लेकिन ये तो बन गया भाई, लेकिन बोला कौन फूड चेन नहीं हो सकता, तो ए क्या नहीं हो सकता, ए बिल्कुल हो सकता है, यानी ये तो गलत हो गया भाई यहाँ पे। अब जहां भी ए होगा इसको हटा देंगे। अब दूसरा जब बी को हमने पढ़ा तो ये भाई प्लैंकटन को तो मानो खाएगा नहीं, है ना, तो बी कहीं भी आ जाए तो उसको हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे बी आ गया था, तो इसको हमने टिक कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि डी ऑप्शन में तो बी है ही नहीं, क्योंकि हमें चूज ही करना है कौन नहीं है। अब सी को पढ़ लेते हैं, वुल्फ, ग्रास, स्नेक और बाघ और टाइगर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे भेड़िया आ गया है, घास, तो ये भाई कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए फूड चेन, ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए फूड चेन, बी एंड सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया ग्रास है, ग्रास को कौन खाया, खरगोश, खरगोश को वुल्फ खाया, उसके बाद शेर खाएगा उसको, तो ये एक सीक्वेंस हो गया। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा घास है, यहाँ पे ये सीक्वेंस दिख गया आपको, लेकिन यहाँ पे जो सीक्वेंस दिख रहा है वुल्फ है, उसके देखिए वुल्फ को कौन लपेट रहा है, घास लपेट रहा, तो ऐसा कभी हो सकता नहीं हो सकता ना। घास को कौन लपेट सकता है, शेर लपेट सकता है, ठीक है ना, या भेड़िया लपेट सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भेड़िया कोई घास लपेट ले भाई, ठीक है, नहीं है। प्लैंकटन या भी जब शैवाल वगैरह को क्या हम लोग खा सकते हैं, मानव नहीं खा सकते, उसको स्मॉल फिश खाएगा, तब हम लोग मानव बींग इधर आएगा, ह्यूमन बींग्स। देखिए यहाँ पे वही चीज यहाँ पे दिखाया गया। What will happen if deer is missing in the food? अगर बोला गया कि अगर हिरन फूड चेन से हट जाए, ये जो हिरन है फूड चेन से हट जाए, तो भाई एक बात बतलाइए, अगर ये हट जाएगा तो इसका पॉपुलेशन अधिक हो जाएगा, ग्रास बहुत ज्यादा क्योंकि इसको खाने वाला चला गया, और यही नहीं रहा तो भाई टाइगर को खाना नहीं मिल पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा पॉपुलेशन। तो द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज नहीं, द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीज नहीं, टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, ऐसा तो नहीं कि टाइगर अब घास खाना लगेगा, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज हो जाएगा और पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया, ये तो हमने कल भी करवाया था वैसे, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा आंसर। किसी पारितंत्र में अपघटक, द डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम, यानी कोई भी पारितंत्र में अपघटक का काम क्या है, तो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को इनऑर्गेनिक सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ ग्रास होपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग, ठीक है ना, फ्रॉग के द्वारा यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर ही होगा, प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर। तो एनर्जी का देखिए समझिए, ग्रास हॉपर कहाँ आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा ना। तो प्राइमरी कंज्यूमर को खाया कौन? मेढक। तो प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ लिखा गया प्रोड्यूसर से, तो प्रोड्यूसर में तो ग्रास है, लेकिन यहाँ लिखा गया ग्रास होपर, यानी कि मेढक और टिड्डे की बात की गई है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। ये अच्छा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट, मतलब किस कारण। देखिए ट्रॉपिक लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 ही ट्रॉपिक लेवल होना चाहिए। ऐसा क्यों? कि मान लीजिए ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया, और ये आपका फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये सिक्स्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया। यहाँ पे 1000 किलो जूल है, तो यहाँ पे आएगा कितना? इसको मिलेगा 100 किलो जूल। 10% के हिसाब से यहाँ पे कितना मिलेगा? इसको 10 किलो जूल। 10 के बाद इसको कितना मिलेगा? 1 किलो जूल। इसको कितना मिलेगा? 0.1 किलो जूल। इसको कितना मिलेगा? 0.01। अब ये एनर्जी लेकर के क्या करिए, तो अप्रोक्स टू जीरो, इसलिए ज्यादा ट्रॉपिक लेवल होना फूड चेन में सही नहीं है, क्योंकि एनर्जी क्या हो जाती है? अप्रोक्स टू जीरो या फिर जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा ही गया पहला स्टेटमेंट में, डिक्रीज इन एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम उच्च पोषण स्तर पे चलते जाते हैं, यानी कि हाई ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं। तो चलिए, ये सारे आपके एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। तो इधर आपके कम से कम अच्छे खासे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 60-70 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट से। अब पूरा इन्वायरमेंट खत्म है, बाकी ओजोन परत वगैरह जो है एक मास्टर वीडियो आएगी 1 घंटे का, वो भी फिनिश हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट खत्म, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से आप चाहे जेपीएससी में हो चाहे जहाँ से भी, खत्म है इन्वायरमेंट का पार्ट। और भी इन्वायरमेंट में हम जेपीएससी में और भी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।